भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि बहुत से लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं और वाकई आखिरी समय में आते हैं। ठीक है, जो इसमें आता था, क्या बोलते हैं यार, सेरेमनी होती थी ना, एनुअल मीटिंग, उसमें। तो इस वजह से लाइव बहुत ही मतलब लाइवली होता था ये मोमेंट हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई अपने घर आता था। जैसे दिवाली में आते हैं हम लोग, वैसे ही। ठीक है, दो गार्ड्स गेट पर खड़े हुए थे, वो बहुत ही मैजेस्टिक लग रहा है। ठीक है, सिटी के बाहर अंदर के लोगों को लगातार आना जाना हो रहा था। धीमी आवाज में बातें हो रही थी। क्या तुमने सुना? लिन क्लैन का जीनियस लिन क्यान वापस यूनिवर्सिटी आ गई है। अब लिन क्यान सच में कमाल हो चुकी है। वो जीव को बोलो कोटियार के स्टूडेंट है और उसका स्टेटस बहुत ही ऊंचा हो चुका है। उसकी स्ट्रेंथ तो क्लैन के कुछ एल्डर से भी ज्यादा हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, होली कोटियार के भी कुछ स्टूडेंट भी उसके साथ यहाँ आए हैं। ये कितनी अमेजिंग बात है ना। ये सुनकर आसपास के लोगों में काना खुशी चल रही थी। लिन क्यान लिन क्लैन का राइज लगभग तय माना जा रहा था लिन क्लैन की वजह से, लिन कियान की वजह से। हे। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता है कि जब तक नालन फेंग वापस आई थी, तब नालांग जियोंग ने एक ग्रैंड बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया था। बहुत सारे नोबल्स लोग बैंक्वेट में आए थे और लिन क्लैन को तो जानबूझकर इनवाइट तक नहीं किया गया था। दूसरे पर्सन ने मुस्कुरा कर कहा, नालांग जियोंग ने ऐसा किया इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी नालन फेंग अपने साथ एक यंग मैन लेकर आई थी। उसका नाम डूगू जवाब डूगू जियाओ है। उसके रिलेटिव्स इंपीरियल मिनिस्टर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग हजारों लाखों लोगों को कंट्रोल करते हों। मैं तो ऐसे लोगों के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर बाकी लोग हैरान हो गए थे। जुयू एम्पायर में इंपीरियल मिनिस्टर का स्टेटस बहुत ऊंचा माना जाता था, तो वो आम लोगों के पहुंच से बहुत बाहर थे। नालन फेंग का वैसे पर्सन के साथ नालन क्लैन लौटना एक बहुत बड़ी राइज का संकेत था उनके। ठीक है, कितना अमेजिंग है ना। नालन क्लैन और लिन क्लैन दोनों राइज करना चाहते हैं। अब यूंगली सिटी के बाकी दो क्लैंस उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके पावर सिर्फ पावरफुल साइड के साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब वही जो बचेगा पावरफुल उसके साथ रहेंगे, ऐसा था। ठीक है, बाकी दो लोग बचे थे। पिछले साल पहले योंगली सिटी के एनुअल कंपटीशन में नालन फेंग और लिन कियान दोनों बहुत पावरफुल थे, लेकिन उसके बाद बाई युआन हाउ सामने आया था, जो उन दोनों को भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला था। एक पर्सन कुछ देर सोच कर बोलता है, हाँ मुझे याद है, लिन फेंग भी था। वही लिन क्लैन का निकाला गया इंसान। पता है आजकल वो क्या कर रहा है? नहीं पता, मतलब लिन फेंग दूसरा पर्सन कहता है। वो क्या करेगा? उसके पास कोई इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड नहीं है। बेटा बैकग्राउंड की बात मत करो, बैक बैक करके मारेगा तुम पे गैंग बैंग। शायद कहीं भटक रहा होगा, सड़कों पर जिंदगी गुजार रहा होगा। हो सकता है लिन कियान और नालान फेंग ने उसे पहले ही खत्म कर दिया हो। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी लिन कियान और नालान फेंग इतनी पावरफुल, लोग बोल रहे थे कि लिन फेंग उनकी लेवल को कभी नहीं छू सकते। यूनिवर्सिटी की एनुअल कंपटीशन में सबसे ब्रिलियंट टैलेंट ना लिन कियान थी और ना ही ना लान फेंग थी। सबसे ज़्यादा चमकने वाला पर्सन एक कोई और ही था पिछले साल के। ठीक है, यंगमैन लिन फेंग। कितने दिनों बाद भी उसकी खबर कोई नहीं ले पाया था। शायद वो कहीं बाहर मर चुका होगा या शायद जिंदा होगा, किसी को कुछ नहीं पता था। हर जगह लोग बस दोनों लड़कियों की बात कर रहे थे। हर साल स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स के बारे में गॉसिप करते थे, लेकिन इस साल एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की थी। योंगजी सिटी के दो फीमेल जीनियसेस पहले भी से भी ज़्यादा पावरफुल होकर आई थी। कभी कभी लोगों की बातों में लिन फेंग का नाम भी आ जाता था, लेकिन अब लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। बूम के साथ अचानक डोर एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। वो लोग आवाज़ हवा में फैल रही थी। वो आवाज़ हवा में फैल रही थी। सुनने में लग रहा था घोड़े दौड़ रहे हों। ऐसा मुमकिन था कि घोड़े इतनी परफेक्टली सिंक्रोनाइज आवाज़ में निकाल रहे थे। मेरा आवाज़ बैठ चुका है यार। ठीक है, सिर्फ वेल ट्रेंड आर्मी ही ऐसी आवाज़ पैदा कर सकते थे। शुरू में सिटी के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ तेज होने लगी। बूम 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 की आ रही थी, जमीन कांप रही थी। सब लोग यंगजू सिटी के गेट पर देखने लगे। दूर आसमान में एक ग्रेट धूल का बादल उठ रहा था। ये क्या हो रहा है? लोग हैरान थे। धूल बादल की तरह बड़ा होता जा रहा था। आवाज़ लगातार तेज होती जा रही थी। अब तो जमीन तक हिल रही थी। धूल के बीच कुछ लाल रंग की सिलहट नजर आई। सब ही ने लाल आर्मर पहने हुए थे। उनके घोड़े भी लाल रंग के थे। हर पर्सन की पावरफुल की निकल रही थी उनके अंदर से। वो पूरी स्पीड से यूनिवर्सिटी की तरफ दौड़ रहे थे। उनके आसपास की धूल हॉरिकॉन की तरह आसमान में उठ रहे थे। बूम के आवाजें आ रहे थे। गार्ड्स दूर तक देख सकते थे, गेट के ऊपर के गार्ड्स। ठीक है, लेकिन जो चीज़ उन्होंने देखी वो पूरी तरह से समुंदर लग रहे थे, एंडलेस समुंदर धूल का। उनके दिल जोर से धड़कने लगे थे। ये एक आर्मी है, और वो भी एक टेरिफाइंग वेटेरन आर्मी। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने इतने पावरफुल परफेक्ट फॉर्मेशन कभी नहीं देखी थी। सबको लग रहा था जैसे उनका दिल गले में आ गया हो। सिर्फ कुछ गार्ड्स नहीं, पूरे सिटी के लोग पैनिक में भागने लगे। आर्मी को और करीब आती जा रही थी। सबने साफ देख लिया था, ये आर्म्ड हॉर्सेस की आर्मी थी, एक विशाल ग्रेट कैवलरी फोर्स। अक्सर लोगों ने इतनी बड़ी आर्मी कभी नहीं देखी थी, कभी देखी ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हूफ्स
जमीन को तोड़ रहे हों। जमीन वायलेंटली तरीके से हिल रही थी। सब लोग स्टंट थे। आखिर ऐसी आर्मी योंगी सिटी की ओर आई थी। जल्दी जल्दी गेट बंद करो। एक गार्ड तुरंत घबरा कर बोलता है, चीखा, बकवास बंद करो। गार्ड्स कैप्टन गरज कर बोला, गेट खुला रखो। अगर किसी ने गेट बंद किया तो मैं उसे मार दूंगा। उसकी आंखों में गुस्सा था। किसी आर्मी के सामने गेट बंद करना मौत को बुलाना था। एक अटैक ही गेट तोड़ने के लिए काफी था। अगर और आर्मी नाराज हो गए तो पूरा सिटी का मैसेकर होता। गेट के ऊपर खड़ी किसी भी गार्ड में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। डर सबको कांपा रहा था। जल्दी सिटी हेड को बुलाओ तुरंत। एक गार्ड जोर से चीखा। उन्होंने समझ आ गया था कि क्या करना चाहिए। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, नालन जियांग, रॉजर। कुछ गार्ड्स तुरंत गवर्नमेंट रेसिडेंस की तरफ दौड़ पड़े। या वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहते थे। ये बात ठीक है, अगर आर्मी ने अटैक कर दिया तो सबसे पहले वही मरते। थोड़ी देर बाद विशाल आर्मी गेट के पास पहुंची तो उसने अपनी स्पीड कम के लिए पूरी आर्मी गेट के बाहर रुक चुकी थी। वो अंदर नहीं आई, लेकिन सिर्फ खड़े रहने से ही बावजूद उनकी क्री लोगों को दबा रही थी। कि मतलब ठीक है, सबके सांस लेना भारी हो गया था। पूरा दृश्य एक फिजिकोलॉजी अटैक की तरह लग रहा था। तभी आर्मी के बीच से एक पर्सन आगे आया। उसने अपना सर उठाकर गेट के ऊपर खड़े लोगों को देखा और बोला, ध्यान से सुनो, आज से योंगजू सिटी चीजी मार्कस की फीफ है। योंगजू सिटी की हर चीज अब चीजी आर्मी के ऑफिसर की संपत्ति है। अब तुरंत सिटी हेड को बुलाओ और उसे आकर ऑफिसर का स्वागत करने को कहो। चीजी मार्कस, चीजी ऑफिसर, सिर्फ नाम ही लोगों को हिला देने के लिए काफी था। सबको समझ आ गया था कि बहुत ऊंचे वाले लोग हैं ये। तब लोगों को थोड़ी राहत मिली। आर्मी सिटी पर अटैक नहीं कर रहे थे, बल्कि ये मार्कस की टेरिटरी बन चुकी थी। जल्दी जाओ, सिटी लूट को बुलाओ। गार्ड्स कैप्टन चीख कर बोला। गार्ड बिना देर किए गवर्नमेंट रेसिडेंस की तरफ भाग गए। भाई पहले भी भाग गए थे ना। गवर्नमेंट रेसिडेंट पर बड़ा और लग्जरियस था मिस प्रेसिडेंट थे। वहाँ एनुअल बैंक्वेट चल रहा था। नालन जियांग ने बहुत सारे वेल्दी और नोबल कल्टिवेटर्स को इन्वाइट किया था, लेकिन लिन क्लैन को नहीं। एटमोस्फेयर बहुत लाइवली चल रहा था। सब लोग टोस्ट कर रहे थे। नालन जियांग अपने नए सुनील लॉ को लेकर बहुत खुश था और शराब पी रहा था। तभी एक घबराई हुई आवाज है, मास्टर मास्टर। नालन जियांग ने धावे सिकोड़ ली। उसने देखा कि एक गार्ड पसीने से भागता हुआ दौड़ रहा था उसकी तरफ। बहुत बड़ी आर्मी सिटी के बाहर आई है। हमें नहीं पता कि वो कौन है, यहाँ क्या करने आया है, गार्ड ने हाँफते हुए कहा। सब लोग एकदम से हैरान रह गए। आर्मी तभी दूसरा गार्ड दौड़ते हुए आया। नालन जियांग ने तुरंत पूछा, क्या हुआ है? वो चाहते हैं कि आप जाकर उनका स्वागत करें, गार्ड ने जवाब दिया। नालन जियांग सच सोच में पड़ गए। इसी समय होस्ट सीट से ठंडी और एरोगेंट आवाज आई, उनके लीडर को यहाँ आने को कहो। उसे मेरे सामने आकर रिस्पेक्ट दिखानी होगी और फिर अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी। बोलने वाला था डूगू जियाओ। वो आधा नशे में डूबा हुआ था और गुस्से में भी था। किसी ने उसे के बैंक्वेट को डिस्टर्ब कर दिया था और उसे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने नालन जियाओ को जाकर उनका स्वागत करने को कहा था। डूगू जियाओ के नजरिए से ये बिल्कुल उसकी इंसल्ट थी। उन्हें बोलो यहाँ आकर माफी मांगे, ये डूगू जियाओ का ऑर्डर है। अगर उन्होंने मना किया तो उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का पछतावा होगा। मतलब भूखे भुगते वो लोग। डूगू जियाओ खड़ा हुआ हो गया। उसके बॉडी से ठंडी की निकलने लगी। उसके आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उस गार्ड्स की आंखें डर से कांप गई थी। रॉजर कहकर वो दोनों गार्ड्स वापस भाग गए। सब लोग कंटिन्यू कीजिए, नालन जियाओ ने कहा। एक छोटी सी बात के लिए बैंक्वेट खराब मत कीजिए। सब लोग हंसे और ग्लास उठा लिया। डूगू जियाओ भी शांत होकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसके लिए योंगजू सिटी एक छोटा सा शहर था। चाहे बाहर का पर्सन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे उसकी कितनी भी हो, लेकिन वो उसके सामने रिस्पेक्ट देनी ही पड़ती उस बंदे को। ठीक, वो गार्ड बाहर आया। वो कांप रहा था। ठीक है, जल्दी मुंह खोला। अचानक आवाज गूंज उठी। गार्ड की बॉडी झटके से कांप उठी। उसने तुरंत आंखें बंद कर लिया और बोला, सिटी हेड ने कहा है कि अगर आप लोग आकर अपनी गलती की माफी मांगे। ये बोलते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके कानों से एक कंधों से एक पहाड़ उतर गया हो। लेकिन गेट के ऊपर खड़े बाकी गार्ड्स ये सुनकर हैरान रह गए। सबके शरीर कांप रहे थे। उनके दिमाग में बस सिर्फ एक ही सवाल था, चीजी आर्मी ये सुनने के बाद क्या करेगी? नालन क्लैन का वो एरोगेंट आदमी आखिर इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? जब चीजी ट्रूप्स ने यह बात सुनी, उनके शरीर की भयानक की फूट पड़ी। एक हुरेकन की तरह सिटी गेट की तरफ दौड़े। पूरी क्राउड को अचानक हड्डियों तक ठंड महसूस हुई। कितनी ठंडी की थी वो इतनी कोल्ड थी कि ऐसा लग रहा था कि हड्डियों तक सर्दी पहुंच गई हो। ड्रैगन कोल्ट हॉर्सेस पर बैठा लिन फेंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नालन जियांग, क्या वो वाकई इतनी हिम्मत करता है? उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उस मास्क के नीचे एक इविल स्माइल छुपी हुई थी। लिन फेंग ठंडी आवाज में कहता है, हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग में जाकर माफी मंगवाने का इन्विटेशन मिला है। मांगने का? रॉजर पूरे ट्रूप्स ने एक साथ गरज कर जवाब दी। उनकी एक झूठ आवाज से पूरा क्राउड पैनिक में फैल गया। सभी सोल्जर्स ने स्पीयर्स उठा लिए और योंगजू सिटी की तरफ दौड़ पड़े। लिन फेंग की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन अब जब गार्ड्स और क्राउड ने सुना कि आर्मी गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ जा रही है, तब उन्हें अच्छे से पता था कि लिन क्लैन के लिए ये अच्छी बात नहीं थी। ड्रैगन कोल्ट हॉर्सेस पर बैठा यंग मैन शायद उनका ऑफिसर था। कितना मैजेस्टिक से सिर्फ एक सेंटेंस बोलकर उसने पूरी आर्मी को ऑर्डर दे दिया था, फिर उसकी ऑर्डर मान लेते। फिर से जमीन कांपने लगी। चीजें ट्रूप से परफेक्ट हार्मोनी के साथ दौड़ रहे थे।
हर हूफ की आवाज़ थंडर की तरह गूंज रही थी। क्राउड के दिल धड़क रहे थे। चीजी ट्रूप्स एक विशाल ड्रैगन की तरह योंगजो सिटी के अंदर घुस चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रेड ड्रैगन पूरी सिटी को ऊपर से दौड़ रहा हो। लोग पैनिक में थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि चीजी ट्रूप्स का रास्ता रोक ले। सब लोग साइड में हट गए। कितनी पावरफुल आर्मी है, ये लोग कहाँ से आए हैं, योंगजो सिटी क्यों आए हैं? सभी लोग यही सोच रहे थे। जब उन्होंने आर्मी को अपनी तरफ से देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल फट जाएंगे। वो बहुत ही मैजेस्टिक थी, उनकी की बहुत ही पावरफुल थी। क्राउड के पैरों की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। कुछ लोगों को तो डर के मारे बिल्कुल जम ही चुके थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर अभी भी बैंक्वेट चल रहा था। माहौल बिल्कुल खुशनुमा था। लोग शराब पी रहे थे, मजे कर रहे थे। तभी जमीन कांपने लगी। बैंक्वेट में मौजूद सब लोग हैरान होकर खड़े हो गए। उसके तुरंत बाद चीजें हॉर्सेस की दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। क्या हो रहा है, ये आवाज़ किस तरह की है? हर पर्सन खड़ा हो गया। सबके चेहरे सख्त हो गए थे। वो आवाज़ सच में डरा देने वाली थी। बाहर आखिर हो क्या रहा है? नालन जियाओ ने भविष्य कोड कर कहा। वो सोच में पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्मी की साइज का अंदाजा लगाने में लगा। फादर चिंता मत कीजिए, नालन फिंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। डूगू जियाओ यहाँ है। इतनी बड़ी आर्मी अपनी गलती माफ़ी मांगने के लिए आ सकती है। नालन फिंग को अपने बॉयफ्रेंड का स्टेटस का पूरा भरोसा था। वो तेरे स्टेटस को तेरे वत्ते में भर देगी, भरेगा। तभी दूजू जियाओ जैसे पर्सन को आर्मी डरा नहीं सकती थी। ठीक है, नालन जियाओ ने सर हिलाकर कहा। सब लोग और पियो, वो लोग माफ़ी मांगने आ रहे हैं। लेकिन गेस्ट के दिल में डर कम नहीं हुआ था। क्या वो सच में माफ़ी मांगने आ रहे हैं? सबको आर्मी के डायरेक्शन से किलिंग इंटेंट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज़ें आर्मी यहाँ मानने के लिए आ रही हो। और आवाज़ करीब आती जा रही थी। बिल्डिंग के बाहर खड़े गार्ड्स तक दौड़ कर उन्हें देखकर हैरान रह गए। ठीक है, लाल आर्मर, लाल घोड़े, मैजेस्टिक और क्रूअल आ रहा। उनके दिल धड़क रहे थे। सिर्फ कुछ ही सांसों में वो आर्मी बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए थे। बूम के साथ एक विनाशकारी धमाके के साथ आवाज़ गूंजी। चूर चूर हो गया जो डोर था, ठीक है, बिल्डिंग थी, वो गेट था, वो चूर चूर हो गया। तबाही की आवाज़ हर तरफ फैल गई। गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने जो भी कुछ था सब बर्बाद हो गया। चीजी ट्रूप्स ने अपने रास्ते में आने वाले रुकावट को मिटा दी थी। कुछ भी नहीं छोड़ा था। खासकर रास्ता साफ करने के बाद पूरी आर्मी बिल्डिंग के अंदर घुस गई। आर्मी बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी उनकी फॉर्मेशन तरफ भी कियोस नहीं मचा रही थी। सब मतलब हार्मोनाइज थे। सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज था। जो गार्ड सामने खड़े थे वो स्टन रह गए थे। वो हिले तक नहीं थे, बस खड़े सबको देख रहे थे। उन्हें लग रहा था किसी पे फिर घोड़े उन्हें कुचल देंगे। लेकिन आर्मी की फॉर्मेशन परफेक्ट थी। उनके पास से निकल गई, एक बाल तक नहीं छुआ। हर मूवमेंट परफेक्टली एक्यूरेट था। गार्ड्स के डर के मारे पसीने पसीने हो चुके थे। गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगे। सब लोग, कुछ लोग तो बेहोश हो चुके थे, होश उड़ गए थे। मतलब बैंक्वेट की हंसी और खुशी गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे आर्मी की आवाज़ ने उन्हें दबा दिया हो। बल्कि अब किसी की हंसने की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। सब लोग खड़े होकर चीजें हॉर्सेस की उस ग्रेट आर्मी को देख रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में डर कभी महसूस नहीं किया था, इतना डर। उनके दिल पागलों की तरह धड़क रहे थे। ऐसी चीजें आर्मी आसानी से पूरी सिटी को मिटा सकती थी। सिर्फ एक नजर ही किसी हार्डन सोल्जर को हरा देने के लिए काफी थे, डरा देने के लिए। ये आर्मी इलाइट टूथ से बनी हुई थी। हर हॉर्सेस मतलब एक टैलेंट, हर एक सोल्जर टैलेंटेड डिसाइपल था। अचानक ट्रूप्स स्पाइरल फॉर्मेशन में आ गए। उन्होंने बैंक्वेट में मौजूद एक पर्सन को घेर लिया। एक बूंद पानी तक बाहर निकल सकती थी। अब कोई भाग नहीं सकता था, है ना? चाहे उसके पंख उग जाए, फिर भी वो उड़ने की कोशिश करे, फिर भी वो भाग नहीं सकता था। इस लाइट आर्मी ने सबको हिम्मत तोड़ दी थी। नालन जियाओ का दिल धड़क रहा था। इतनी ग्रेट आर्मी और पावरफुल थी। डूगू जियाओ ने भविष्य को ली। उसने अपने ग्लास नीचे रखा और धीरे से आगे बढ़ा। उसके सामने रेड आर्मर पहने हुए सोल्जर्स को देखा उसने। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, सोल्जर्स का चेहरा। डूगू जियाओ ने कहा, कितनी हिम्मत है तुम लोगों में। तुम चीजी आर्मी हो, योंगजो सिटी क्यों आए हो? गेस्ट हैरान रह गए। ये इलाइट चीजी आर्मी थी, इसलिए चीजी आर्म्ड हॉर्सेस पर सवार थे। लेकिन किसी को भी डूगू जियाओ की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी। सब लोग बस आर्मी को देख रहे थे, बेवकूफ़ समझ रहे थे, ऐसा लग रहा था। ठीक है, डूगू जियाओ का चेहरा गुस्से से भर गया था। कुछ आम सोल्जर्स उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले वो सबको सामने अपने इन्फ्लुएंस दिखाना चाहता था, दिखावा कर रहा था। ऑफिसर कौन है तुम्हारा? सामने आओ और मुझसे माफी मांगो। डूगू जियाओ गर्जा। सच तो यह था कि वो इतनी आर्मी को सामने खड़े होकर वो डरा हुआ भी था, ठीक है। लेकिन वो डूगू क्लैन से था। उसे लगता था कि उसके पास एरोगेंट होने का पूरा हक है। उसका क्लैन बहुत ही पावरफुल था, इतनी आसानी से डराया जा नहीं सकता था। नालन क्लैन के लोग उसे देवता की तरह ट्रीट करते थे। और शराब के नशे में वो और भी अपने होश में कोई देवता था, ठीक है। ऐसा लग रहा था देवता हूँ मैं। इस छोटे से सिटी में उसका एरोगेंस आसमान छू रहा था। नालन फैंग उसके पास खड़ी थी। वो आर्मी को ठंडे नजर से देख रहे थे। उसे अपने बॉयफ्रेंड पर प्राउड था। डूगू क्लैन के मेंबर्स को ऑफेंड करने की हिम्मत किसकी है? किसी में नहीं है। चीजी ऑफिसर भी नहीं। आखिर उसने किसी आम आदमी को अपना पार्टनर नहीं सुना था। तुम बहुत ज़्यादा
ऑडियस हूँ, गवर्नमेंट बिल्डिंग में घुसना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, नालन फेंग ठंडे आवाज में कहती है। उसका बॉयफ्रेंड महान हीरो था ऐसा उसकी नज़र में, ठीक है। आखिर उसके पास डुगू क्लैन का मेंबर खड़ा था, सामने आओ माफी मांगो, लिन फेंग ने मजाक में उड़ाते हुए कहा। उसके ड्रैगन कोट हॉर्स धीरे धीरे आर्मी के फ्रंट तक आ गया। उसने ब्रॉन्ज मास्क पहना हुआ था, उसकी आइज में इविल साइन थी। उसने डुगू जाओ और नालंग फंग की तरफ देखा तक नहीं, उसकी नज़र सीधे नालंग जियाओ पर टिक चुकी थी। नालंग जियाओ, योंगजी सिटी के हेड, क्या तुमने मुझे आकर माफ़ी मांगने के लिए बुलाया था? नालंग जियाओ हैरान रह गया, इतने सारे लोगों के बीच ये पर्सन उसे पहचान गया था। तभी डुगू जियाओ गरज उठा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? लिन फेंग उसकी तरफ देखा, एक एरोगेंट कल्टीवेटर, एक बेवकूफ, तुम्हें क्या चाहिए? लिन फेंग ने कहा। क्राउड शॉक हो चुकी थी, डुगू जियाओ का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। मेरा सरनेम डुगू है, उसने एरोगेंट से कहा। लिन फेंग थोड़ा हैरान हुआ, डुगू, ये नाम उसे जाना पहचाना लग रहा था। उसे डुगू सेंग याद आ गया। लिन फेंग ने फिर डुगू जियाओ की तरफ देखा, ब्रॉन्ज मास्क के नीचे स्माइल उभरे। तो क्या? लिन फेंग ने पूछा। इंपीरियल सिटी का डुगू क्लैन, डुगू जियाओ ने एरोगेंट टोन में कहा। मेरे रिलेटिव्स इंपीरियल मिनिस्टर हैं, नालन फेंग ने प्राउड के साथ कहा। अपने घोड़े से नीचे उतरा और माफी मांगो, फिर मैं रिटर्न करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं है, डुगू जियाओ ने अहंकार से कहा। जब उसने इंपीरियल मिनिस्टर शब्द बोला तो उसके चेहरे पर घमंड था। इंपीरियल मिनिस्टर, लिन फेंग ने धीरे से फुसफुसाया। उसने अपना सर झुकाया और थोड़ी सी ठंडी नजर से डुगू जियाओ को देखा। हर सेकंड के साथ डुगू जियाओ और ज्यादा एरोगेंट होता जा रहा था, बिल्कुल डुगू सैंग की तरह। दोनों ही एक ही मिट्टी से बने थे। तभी लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा, इसका हाथ काटो। पूरा क्राउड एक पल के लिए सन्न रह गया। ये शब्द सुनते ही डुगू जियाओ के चेहरे पर एरोगेंस गायब हो गई। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने अभी क्या सुना था? उसे खुद अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता, सीधा ऑर्डर दे दिया था उसका हाथ काटने का। क्राउड के लोगों को भी दिल धड़कने लगे थे। तुमने अभी क्या कहा? नालंग फेंग ने पूछा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन लिन फेंग ने ठंडी नजर से घूरा। डुगू जियाओ उसका बॉयफ्रेंड था और वो उसका साथ होने पर खुश थी। जब सब लोग आर्मी देखकर पैनिक में थे तब भी वो प्राउड कर रहे थे, ठीक है, मतलब एरोगेंट बने हुए थे। वही दोनों थे जिन्होंने आर्मी से माफी मांगने के लिए बुलाया था। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम मेरा हाथ काटना चाहते हो, डुगू जियाओ ने ठंडे लहजे में कहा। साथ ही उसकी की से कोल्ड की निकलने लगे। उसी पर आर्मी के अंदर से एक ब्रॉन्ज मास्क पहने हुए सोल्जर बिजली की तरह आगे बढ़ा और स्लैश के साथ लिन फेंग कोई और बात नहीं सुनना चाहता था। बाद हवा में उछलकर एक डजलिंग और मैग्निफिसेंट लाइट में चमक गया। अगले ही पल वो गायब हो गया और सिर्फ एक ब्लड नजर आया, ठीक है, ब्लड का स्पीयर नजर आया, ऐसा था, छिड़कता नजर आया। पूरा माहौल एकदम खामोश हो गया, सबकी नजरें ब्लड पर टिक चुके थे। उनके दिल जोरों से धड़ रहे थे। सच में उसका हाथ काट दिया गया था। सोल्जर ने जरा भी हेजिटेशन नहीं दिखाया था। चीजें ऑफिसर ने ऑर्डर दिया और अगले सेकंड उसका हाथ अलग हो गया था, सर से अलग, हाथ मतलब शरीर से अलग हो गया था। सबके दिमाग में अभी भी वही ब्लेड घूम रही थी और कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आखिरकार डुगू जियाओ दर्द के मारे चीख उठा। वो अपनी ब्लड से भीगे हुए हाथ को पकड़े हुए था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, एक बूंद रंग तक नहीं बचा था, मतलब पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके पास खड़ी नालंग फेम की शौक में जम गई थी। उसके खूबसूरत गाल सफेद पड़ गए थे। क्या डुगू जियाओ ने वाकई अपना हाथ खो दिया था? सब खत्म हो गया। नालंग जियाओ का दिल जोरों से धड़क रहा था। डुगू क्लैन कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि डुगू जियाओ का हाथ काट दिया गया था और वो नालन क्लैन को जिम्मेदार ठहराएगा। ये कैसे हो गया? नालन जियाओ ने गुस्से और डर के साथ बीच बीच सोच रहा था, ठीक, मतलब गुस्से और डर में दौड़ था। उसने सर उठाया और ब्रॉन्ज मास्क वाले ऑफिसर की तरफ देखा। लिन फेंग उसी वक्त उसे देख रहा था। मास्क के अंदर उसका चेहरा पहले की तरह शांत था, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं हो। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे यहाँ आकर माफी मांगू? लिन फेंग ने फिर कहा। नालंग जियाओ का चेहरा सख्त हो गया। अब उसे लगने लगा था कि लिन फेंग उसका भी हाथ काट सकता है। ये ऑफिसर पागल था, लेकिन क्या वाकई इतना आसान था? इस समय नालन जियाओ पूरी आर्मी से घिरा हुआ था, भागना मुमकिन नहीं था। लिन फेंग सिर्फ एक ऑर्डर देता और नालन क्लैन मिटा दिया जाता। नालन जियाओ ने डुगू जियाओ की बात मानकर आर्मी को माफी मांगने के लिए बुलाया था। उसने चीजी आर्मी के ऑफिसर को माफी मांगने को कहा था। सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि डुगू जियाओ बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था वो उस पर। आखिर उसका रिलेटिव इंपीरियल मिनिस्टर था, लेकिन सब खत्म हो चुका था। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? डुगू जियाओ ने खूनी नजरों से लिन फेंग को देखते हुए कहा। वो लिन फेंग को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। मैं डुगू क्लैन का डुगू जियाओ के हमारे क्लैन में इंपीरियल मिनिस्टर्स हैं और तुमने मेरा हाथ काट दिया है। डुगू जियाओ का तुम मर चुके हो। नालन फेंग भी चीखी। उसका चेहरे से पर गुस्सा के अजीब एक्सप्रेशन थे। डुगू क्लैन इंपीरियल मिनिस्टर, मुझे सब पता है, लिन फेंग ने बेपरवाह अंदाज में कहा। फिर उसने डुगू जियाओ की तरफ देखा। डुगू जियाओ, तुम्हारा रिश्ता क्या है? डुगू जियाओ से तुम्हारा रिश्ता क्या है? डुगू जियाओ हैरान हो गया। मेरा बड़ा भाई, उसने जवाब दिया। डुगू सेंग से, मतलब ठीक है, डुगू सेंग से क्या रिलेशन है तुम्हारा? जब तुम जानते हो कि मेरा हाथ काटने की हिम्मत कैसे हुई? उसके जख्म से दर्द की लहर उठ रही थी।
तुम्हारा बड़ा भाई लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम सब एक जैसे हो, तुम्हारा पूरा क्लैन एक बेवकूफ लगता है। फिर उसने कहा, क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया? कुछ दिन पहले सेलेस्टियल एकेडमी में मैंने उसे कितने थप्पड़ मारे थे कि उसका दिमाग घूम गया था। उसके बाद मैंने उसे घुटनों पर झुकाकर बो डाउन करवाया। उस बंदे को पूरा शरीर कांप था, उसकी आंखें फट गई। वो पर्सन लिन फेंग था। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सीजी ऑफिसर, योंगजू सिटी का मार्कस और योंगजू सिटी का फीएफ, सब कुछ बिल्कुल साफ था। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा यही था कि वो चीज़ी आर्मी डुवान रेंज सिटी में रहती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि योंगजू सिटी आएगी। अब सब कुछ समझ आ गया था। चीज़ी आर्मी वापस डुवान रेंज सिटी नहीं गई थी, वो अपने ऑफिसर के नए फीफ में आई थी। लिन फेंग, वही लिन फेंग जिसने एक पूरा सिटी जला दिया था, वही लिन फेंग जिसने प्रिंसेस को दूर ले आया था, ठीक है, वही था लिन फेंग। और फिर भी जिंदा बच गया था लिन फेंग। मतलब सभी चीज़ें हो रही थी, वो किसी से नहीं रहता था। लिन फेंग दुआन तियानलांग जैसे आदमी से भी नहीं। फिर दुगू जियाओ गया था। दुगू जियाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके क्लैन इंपीरियल मिनिस्टर था, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। क्राउड भी शौक हो चुकी थी, ये आदमी कौन था। उसने दुगू सेंग को भी थप्पड़ मारे थे, उसे बो डाउन करवाया था और फिर भी जिंदा था। क्या वो दुगू क्लैन से भी नहीं डरता? नालन फेंग और नालन जियाओ दोनों ने नोटिस कर लिया था। दुगू जियाओ चुप हो गया था डर के मारे। अगर वो चुप रहा तो इसका मतलब था कि लिन फेंग सच बोल रहा था। दुगू सेंग वाकई बेइज्जत होकर गया था। ये आदमी कौन है? नालन फेंग ने धीरे आवाज में पूछा। लेकिन दुगू जियाओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके चेहरे पर अजीब स्माइल आ गई। अच्छा, बहुत अच्छा। दुगू जियाओ लगभग पागल होने वाला था। वो लिन फेंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं थी। उसकी स्ट्रेंथ काफी थी ना, काफी थी न उसका क्लैन रिस्क लेगा। उसकी बेइज्जती हो चुकी थी और सब कुछ हो चुका था। वो सिर्फ चुपचाप सह सकता था। क्राउड के लोग तुरंत समझ गया दुगू जाओ फिशर को जानता है, लेकिन उसे ऑफेंड करने की औकात उसकी भी नहीं है। नालन क्लैन मुसीबत में था। अब कुछ देर पहले वो लोग दुगू जाओ कितना एरोगेंट था, वो उसका हाथ कट चुका था और वो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माफी। लिन फेंग के सामने खड़े होकर उसे रोक कौन सकता था? नालन जियाओ को। लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा, मैं चीजी मार्कस हूँ, योंगजू सिटी मेरी फीएफ है, मैं अपनी टेरिटरी में आ गया हूँ, लेकिन स्वागत करने के बजाय तुम मुझसे माफी मंगवाना चाहते हो? कितनी हिम्मत तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? लिन फेंग ने पूछा। नालन जियाओ का दिल गेट तक गले तक आ गया। चीजी मार्कस योंगजू सिटी का मालिक हो, अगर उसने माफी मांगने को कहा तो यह सीधा ऑफेंस था। नालन जियाओ चुप रहा। तभी लिन फेंग ने नालन क्लैन के बाकी लोगों की तरफ देखा। तुम लोग बताओ, इससे क्या सजा मिलनी चाहिए? सब लोग कांप गए। लिन फेंग बहुत टेरिफाइंग था। आखिर बोलने वाला मरेगा। लिन फेंग ने शांत आवाज में कहा। अगले पल पूरा हॉल फट पड़ा। नालंग जियाओ क्रिमिनल है, उसे मरना चाहिए, बिल्कुल उसे मार दो। नालंग जियाओ को डेथ पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सब लोग पहले से बोलना चाहते थे, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नालंग जियाओ की आंखें खून से भर गई थी। कुछ देर पहले वो यही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, अब उसे डेथ डिमांड कर रहे थे। सच में जहरीली सांप थी ये लोग। लिन फेंग मास्क के पीछे मुस्कुराया और फिर उसने नालंग जियाओ को देखा। सुना है तुमने सबसे कह रहे थे कि तुम्हें मर जाना चाहिए। सब कह रहे हैं कि तुम्हें मर जाना चाहिए। नालंग जियाओ ने लिन फेंग की आंखों में देखा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो पहले से जानता हूँ। मुझे पता है तुम कौन हो, नालंग जियाओ ने पूछा। अब उसे महसूस हो गया था कि लिन फेंग स्पेशली उसके लिए ही यहाँ आया था। तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? लिन फेंग ने शांत आवाज में कहा। हाँ। उसने कहा, ठीक है। लिन फेंग हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने ब्रॉन्ज मास्क उतार दिया और धीरे धीरे मास्क हटाया। अगले ही पल सबके चेहरे सफेद पड़ गए। नालंग जियाओ, नालंग फेंग, दुगू जियाओ, सब बॉक्यूट में मौजूद हर पर्सन के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन थे। ठीक है, उसी पल पूरा माहौल मौत जैसी खामोशी में डूब गया, क्योंकि लिन फेंग का फेस रिवील हो चुका था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। पहले लिन फेंग ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट दिखाना शुरू किया था, लेकिन फिर लिन क्लैन और नालन क्लैन ने उसे अपना दुश्मन बना लिया था और उसे योंगजू सिटी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। पिछले साल एनुअल मीटिंग के कंपटीशन में कई प्रेस्टीज लोगों ने लिन फेंग को अपनी आंखों से देखा था। कई लोग आज नालन जियाओ के बैंक्वेट में मौजूद हर पर्सन अमीर और नोबल इन्फ्लुएंस था, इसलिए सब उस टैलेंटेड यंग मैन को पहचान गए थे। जो यंग मैन इतनी पावरफुल आर्मी को कमांड कर सकता था, उसके कदमों से पूरी आर्मी का मतलब जिनके कदमों से पूरी धरती कांप रही थी, वही हैंडसम और डेलिकेट नजर फिर कंपटीशन में नजर आया था। पिछले कंपटीशन में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी आएगा। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि लिन फेंग अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले ही चीजी आर्मी का ऑफिसर बन चुका था, चीजी मार्गस बन चुका था। उसके कंट्रोल में हजारों नहीं बल्कि दसों हजारों सोल्जर्स थे। यह सच में अनबिलीवेबल था। सब लोग लिन फेंग को देख रहे थे, लेकिन किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। नालंग जियाओ का चेहरा शरीर कांप रहा था। लिन फेंग, वही लिन फेंग आज चीजी आर्मी का ऑफिसर बन गया। उसका दिल धड़क रहा था। कभी लिन फेंग को ट्रैश कहा जाता था और आज वो मार्कस बन चुका था। नालंग जियाओ को लग रहा था जैसे उसकी सारी समझ उल्टी पड़ चुकी हो। लेकिन सबसे ज्यादा शौक नालन फेंग थी। उसने जब लिन फेंग को मास्क उतारते देखो, वो बिल्कुल सन्न रह गई थी। उसके दिल पागलों की तरह धड़कने लगा था। अपने होठ काट लिए थे उसने। ठीक है, केयरफुल यंग मैन को
देखते रहे थे। पिछली बार उसने L1 मीटिंग के दौरान, कंपटीशन के दौरान उसे पूरा विश्वास था कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्टिसिपेंट हो गए। उसने सोचा था कि लिन कियान ही उसकी राइवल होगी, लेकिन अब सब कुछ उल्टा बन चुका था। बाई जुआन हाउ और लिन फेंग अचानक सामने आ गए थे। तब की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने उसे पूरी गोली छीन ली थी और फ्यूचर में आसानी से सरपास कर देगी, उसे यकीन था, ठीक है, दोनों को लोगों को। लेकिन आज लिन फेंग फिर उसके सामने खड़ा था। उसके पास चीज़ी कैवलरी थी, पूरा यांगजो सिटी उसके कंट्रोल में था। उसने दूगू जियाओ का हाथ कटवा दिया था और उसके चेहरे पर जरा भी हेजिटेशन नहीं थी, जैसे किसी का हाथ कटवाना उसके लिए रोज की आदत हो। दूगो जियाओ का स्टेटस बहुत ऊंचा था। उसके रिलेटिव्स इंपीरियल मिनिस्टर थे। पूरा यांगजो सिटी उसकी रिस्पेक्ट करता था। उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उसका प्लान तो उसके बॉयफ्रेंड के वेलकम के लिए ग्रैंड बैंक्वेट तक ऑर्गेनाइज किया हुआ था, ठीक है। लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये सब हो जाएगा। नहीं, उसने उसकी पूरी दुनिया उलट कर रख दी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लिन फेंग के सामने कुछ भी नहीं थी, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं थी लिन फेंग के सामने, वो उसके शैडो को भी टच नहीं कर सकती थी। हैरानी की बात यह थी कि जो पर्सन सबसे शांत था वो दूगू जियाओ था, वही दूगू जियाओ जिसका हाथ अभी भी कटा था, क्योंकि लिन फेंग ने दूगू सेंग का नाम लिया था। और उस पर दूगू जियाओ को समझ आ गया था कि उसके सामने कौन खड़ा है और उसका स्टेटस कितना टेरिफाइंग है। उसने पहले कभी लिन फेंग का चेहरा नहीं देखा था। अब जब उसने यंग मैन का फेस देखा, उसके दिल में सिर्फ एक इच्छा थी, लिन फेंग को टुकड़े टुकड़े कर देने की। लिन फेंग ने उसके एरोगेंस सोच ली थी, उसका हाथ काट दिया था। पूरा क्राउड शॉक में था, ठीक है। कई गुना वापस टैलेंटेड होकर लिन फेंग वापस आया था। इस वजह से लिन फेंग उनके एक्सप्रेशन देखकर ठंडी मुस्कान कहता है, स्ट्रेंथ और स्टेटस की सबको डिसाइड करती है। चाहे उसने एडवर्ड मीटिंग जीती हो, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं थी, उसके पास कोई स्टेटस भी नहीं था। उसकी टैलेंट इतनी डर्जलिंग थी कि नालंग जियांग उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने दुगू क्लैन और वू क्लैन को भी इन्वॉल्व कर दिया था। सबने मिलकर लिन फेंग को मारना चाहते थे। तब लिन फेंग मजबूरन यंगजो सिटी छोड़कर भाग गया था। लेकिन आज वो वापस आया था और आज वही लिन फेंग वो नहीं रहा था। अब वो पूरी तरह से एक आर्मी को कंट्रोल कर सकता था। कभी इसी यंगजो सिटी में उसे हर दिन ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती थी, फिर भी वो अपने घर लौटाया था। अब तुम्हें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर समझ आ रही है, लिन फेंग ने शांत आवाज में नालंग जियाओ से पूछा। उसकी काम वह सुनते ही सबकी बॉडी में सिरन से दौड़ गए। हर पर्सन लिन फेंग को देख रहा था। सबके दिल अनकंट्रोलेबली धड़क रहे थे। किसने सोचा था कि लिन फेंग वापस आ जाएगा, एक दिन वापस आएगा और सबको शॉक कर देगा। नालंग जियांग के लिए ये सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। शॉक बहुत बड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। लेकिन और सबसे ज़्यादा पता था कि आगे क्या होने वाला है। उसे ही सबसे ज़्यादा पता था क्या होगा। लिन फेंग अभी भी पहले की तरह हैंडसम और केयरफ्री था। फर्क बस इतना था कि वो अब ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। क्या अब वो वही वीक यंग मैन हो सकता था? बिल्कुल नहीं। तुम क्या चाहते हो? नालंग जियाओ ने लिन फेंग की तरफ देखते हुए पूछा। उसका दिल टूट चुका था। आज का दिन खुशी का होना चाहिए था, लेकिन मातम हो चुका था। लिन फेंग ने ठंडी मुस्कान से साथ कहा, पिछले साल तुम नालंग जियांग और नालंग क्लैन के हेड के रूप में एनुअल मीटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, मैं जीत गया था। लेकिन जब लिन क्लैन मुझे मारना चाहता था, तब तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। तुम ऑर्गेनाइजर थे, लेकिन तुम चुप जब रहे, क्योंकि तुम भी मेरे देश चाहते थे। मैंने सबको हरा दिया था, तुम्हारी बेटी को भी। उसे हॉस्टेज भी बना लिए थे, इसलिए तुम मुझे जिंदा देखना नहीं चाहते थे। लिन फेंग की आवाज़ धीमी होती गई, लेकिन हर वर्ड स्वॉर्ड की तरह थी। यंगजी सिटी की कंपटीशन एक मजाक थी। तुमने सब कुछ अरेंज किया था ताकि तुम्हारी बेटी ज़्यादा पावरफुल दिखे, लेकिन आज मैं उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ। उस समय तुम्हारी बेटी ने सिर्फ उस एक टेबल के लिए लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा था, याद है ना? क्योंकि मैंने उसे टेबल देने से मना कर दिया था। उसे लगता था कि वो मुझसे बहुत ऊपर है, मैं कभी भी मार सकता हूँ। हर शब्द किलिंग इंटेंट निकल रहे थे, इसलिए जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं सब कुछ वापस करूंगा। लिन फेंग ने ना लान जियाओ की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान खोद लो। तुम्हें सुसाइड करना होगा। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत है, लेकिन क्राउड फिर भी शॉक में आ चुकी थी। लिन फेंग यंगजू सिटी के हेड को सुसाइड करने को कह रहा था। पहले कौन सोच सकता था? कभी नालंग जियाओ आसमान पर बैठा था और आज लिन फेंग चीटी की तरह था उस समय, ठीक है। और आज सब उल्टा हो गया था। नालंग जियाओ ने गुस्से से पूछा, तुम मना कर सकते हो? हैं? और अगर मैं मना करूँ तो? नालंग जियाओ ने गुस्से में पूछा। तुम मना कर सकते हो? लिन फेंग ने कहा, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, सोच लो। अगर जवाब नहीं दिया तो रिफ्यूज समझो। और काउंटडाउन अब शुरू होने वाला है। कितना पावरफुल? 1 2। लिन फेंग ने किसी और की परवाह नहीं की, वो सिर्फ नालंग जियाओ को देखते हुए काउंटिंग कर रहा था। नालंग जियाओ का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अपनी जान लेनी होगी। वो सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मना भी कर सकता था, लेकिन मना करने की हिम्मत किसमें थी? 6 7। ठीक है, समय बीत रहा था। नहीं फादर, प्लीज मत कीजिए, नालंग जियाओ ने कहा। उस पर
उसने अपनी सारी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। उसे जो कुछ हो रहा था सब उसकी वजह से हो रहा था। सिर्फ अपने स्टेटस के घमंड में उसने लिन फैंग को लोगों को मारने के लिए भेज दिया था, और उसने ऐसा न किया होता तो शायद एक दिन ये दिन देखना ना पड़ता। उसके एरोगेंस की कीमत थी 9, लिन फैंग ने कहा। अचानक नालंग जाओ जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। पुलिस के साथ अचानक एक आवाज़ गूंज उठी। उसने अपनी हंसी के साथ ही ब्लड उसके मुंह से निकल पड़ा। फादर नालंग फिंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नालंग जाओ ने अपनी चॉइस कर ली थी। उसने सुसाइड कर लिया था। उसने गैम्बल करने की हिम्मत नहीं की थी। लिन फैंग बहुत क्रूअल था, और उस पल नालंग फैंग के दिल सबसे गहरे कोने से लिन फैंग के लिए नफरत उभर रही थी। मतलब नालंग फैंग नफरत कर रहे थे। ठीक है, तो इतनी देर से क्या अचार डाल रही थी तू? नालंग जाओ पर टिकी हुई थी। उसने सुसाइड कर लिया था सबके नजर। योंगजू सिटी के हेड लिन क्लैन के सामने अपनी क्राइम को पनिशमेंट के रूप में सुसाइड कर लिया था। कुछ ही देर पहले उसका फ्यूचर सन इन लॉ यहाँ उसे माफी मांगने को बुला रहा था। फादर नाला फैंग चुप उठी। उसने अपने वाइटल पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक, उसके फादर ने उसी पले का कराए की आवाज़ गूंज उठी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में सिर्फ डिसअपियर और होपलेसनेस बची थी। लिन फैंग, मैं तुम्हारी बात मानी और सुसाइड कर लिया, लेकिन मेरा क्लैन और मेरी बेटी इनोसेंट है। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें छोड़ दोगे, नालंग जाओ ने धीमी आवाज़ में कहा। फिर उसने अपना की वो मर गया। ठीक है, सीधी बात। योंगजू सिटी के ग्रेट एल्डर लिन फैंग के कुछ ही शब्दों की वजह से खुद मर गया था। लिन फैंग की इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी की टेरिफाइंग थी। इतना टेरिफाइंग था तो वो चाहता था कि नालंग जाओ हमारे, इसलिए नालंग जाओ ने जीने की हिम्मत तक नहीं की थी। उसे डर था कि अगर ऐसा मना किया तो उसकी पूरी ब्लड लाइन मिटा दी जाएगी। आज का चीज़ें ऑफिसर बहुत ही रूटलेस लग रहा था। ठीक है, उसके पास दो चॉइस थे, मरना या फिर अपने पूरे क्लैन को खत्म कर देना। तो उसने सिर्फ मरना चुना। तो मुझे तुम्हारे क्लैन से कोई दुश्मनी नहीं है। लिन फेंग ने नालन जियाओ की लाश को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। नालन फेंग को छोड़कर मैं उस पर दया कैसे कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ बिल्कुल कोल्ड और डिटैच थी। नालन फेंग ने सिर्फ लोग भेजकर लिन फेंग को मारने की कोशिश नहीं की थी। उसकी वजह से लिन फेंग को लगभग मर ही गया था। होस्टेज बनाने वाली बात भी काफ़ी नहीं थी। लिन फेंग ने उसे कभी माफ़ नहीं किया था। सबसे बड़ी बात, अगर आज तक नालन फेंग को अपनी गलती पर पछतावा नहीं था। वो आज भी एरोगेंट ही थी। अभी भी दूगू जियाओ का स्टेटस पर भरोसा करके सबको नीचा समझती थी। लिन फेंग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस दुनिया में 1 साल से ज़्यादा हो गया था उसे आए हुए। वो पहले वाला वीक पर्सन नहीं रहा था। वो स्ट्रांग हो चुका था, चाहे उसके पास लोगों को बिना मर्सी के मारने की ही क्यों ना पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी अपने रूल पर टिके रहना। ठीक है, क्राउड पूरी तरह से शॉक में थी। लिन फेंग सच में नालन फेंग को छोड़ने वाला नहीं था। नालन फेंग अपने पिता की लाश पर गले लगाकर बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था, फिर भी उसकी आंखों में लिन फेंग पर टिकी हुई थी। लिन फेंग ने उसके बॉयफ्रेंड का हाथ काट दिया था, उसके फादर को मार दिया था। मुझे इस तरह मत देखो, लिन फेंग ने शांत आवाज में कहा। जो तुमने मेरे साथ किया है कुछ बस शुरू हुआ था, उस वक्त बस शुरू हुआ था। मैं उससे खत्म करूंगा। अपनी कल्टिवेशन खुद ट्रिपल कर दूँ। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लिन फेंग के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। नालन फेंग की आंखों में गहरी नफरत भर गई थी, लेकिन वो कोई गिल्ट नहीं था। अगर अभी सिचुएशन उल्टी होती तो बिल्कुल वो लोग और भी मर्सिलेस तरीके से जो नालन जाओ था वो उसकी कल्टिवेशन लिन फेंग को पनिश करता। ठीक है, और फिर उन्हीं ऑर्डिनरी लोगों की जिंदगी हमेशा लिए नीचा समझती थी। ठीक है, जल्दी करो, लिन फेंग ने ठंडे आवाज़ में कहा। मैं तुम्हारा चेहरा ज़्यादा देर तक देखना नहीं चाहता। नालन फेंग ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। जिस लड़कियों को मानना चाहती थी वैसा ही था। ठीक है, नालन फेंग ने कहा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अचानक उसने अपनी की रिलीज की और एक दर्द भरी कराह निकली। ठीक है, उसकी सारी की हवा में बिखर गए। नालन फेंग का चेहरा और भी सफ़ेद पड़ गया था। अब वो बहुत कमज़ोर थी। जोंगजू सिटी के वो एरोगेंट जीनियस अब एक क्रिपल कल्टिवेटर बन चुकी थी, इसलिए क्योंकि उसने कभी लिन फेंग से नफरत की थी, उसे मारने की कोशिश की थी। जब लिन फेंग ने देखा कि नालन फेंग ने कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, तब उसने अपना मास्क वापस पहन लिया। उसने ड्रैगन कोट हॉर्सेस धीरे से मुड़ गए। फिर उसने शांत लहजे में कहा, पोजुन, तुम यहीं रुककर गवर्नमेंट बिल्डिंग को ऑर्गेनाइज करोगे। अब से ही यही हमारे ट्रूप से रहे करेंगे। ठीक है, बाकी सब मेरे साथ होंगे। इतना कहकर लिन फेंग घोड़े पर गया और आगे बढ़ गया। ठीक है, उसे पोस्चर बिल्कुल नेचुरल फ्री था। जल्दी ही फिर से धरती कांपने लगी। चीजी आर्मी वापस पीछे चल दी। ठीक है, थोड़ी देर में पूरी आर्मी नजरों से गायब हो गई, लेकिन क्राउड अभी भी वही खड़े थे। उनके दिमाग बिल्कुल घूम चुके थे। लिन फेंग चला गया था, लेकिन कहाँ? अचानक लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आया, लिन क्लैन, जरूर लिन क्लैन। आखिर लिन फेंग वही से था। उसे लिन क्लैन से ही निकाला था, उसे डिसग्रेस किया गया था और वो योंगजू सिटी का ओनर बन चुका था। उसने दोगो जियाओ का हाथ काट दिया था, नालन फेंग को मरवा दिया था, नालन जियाओ को क्रिपल कर दिया था, खुद एक उंगली तक नहीं हिलाए थे। फिर भी कुछ सब उसके कंट्रोल में था और आज योंगजू सिटी में लाइफ एंड डेथ का फैसला लिन फेंग कर सकता था। तो लिन क्लैन को कैसे छोड़ सकता था? उस क्लैन ने जो उसने लिन फेंग और लिन हाई को दोनों को डिसग्रेस किया था, निकाल दिया था। लिन फेंग को नहीं पता था कि नालन क्लैन सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था और आज उसे भी लिन क्लैन कितना लाइवली था। ठीक है, एंड ऑफ ईयर का समय था। ठीक है, एनुअल मीटिंग
चल रही थी लिन क्लैन के। यंग जीनियसेस कॉम्बिनेशन भी हो रही थी। फाइटिंग स्टेज के आसपास क्लैन के एल्डर्स बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर खुशी थी। यंग डिसाइबल के परफॉर्मेंस देख रहे थे। लिन बादाओ का डर मुस्कुराकर बोला, कियान हमारी सबसे टैलेंटेड जीनियस है। लिन बादाओ शायद उसका भाई था ना, उसका सच्चा था। उसके पास आइस और फायर स्पिरिट दोनों हैं। वो इतनी यंग एज में 4th लिंक क्लियर तक ब्रेक थ्रू कर चुकी है। जल्दी वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेसन। ये सुनकर लिन बादाओ के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई थी। जब भी कोई इसकी बेटी की तारीफ करता वो खुश रहता। लिन क्लैन से कोई कंपेयर नहीं कर सकता था। लिन फेंग तो एक ट्रेस था, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। वो जिंदा है या मर गया। लोग लगातार लिन बादाओ और लिन क्लैन की तारीफ कर रहे थे, चाहे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। असल में पिछले एनुअल मीटिंग में सबने देखा था कि लिन फेंग कितना पावरफुल था। सब जानते थे कि लिन क्लैन उसके मुकाबले क्या कुछ नहीं थी। इसी वजह से लिन बादाओ और ग्रेट एल्डर ने उसे क्लैन से निकाल दिया था, क्योंकि लिन फेंग का टैलेंट लिन क्लैन से भी ज़्यादा था। लेकिन अब कोई कंपैरिजन की बात नहीं करता था। लिन क्लैन होली कोर्टयार्ड रिव्यू के स्टूडेंट थे और सबको पता था कि लिन फेंग शायद कब मर चुका होगा। लिन बादाओ हंसकर बोला, हमेशा जूनियर्स टैलेंटेड होते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब अपनी अच्छे से जीते हैं। एक और एल्डर बोला, लिन हाई ने तो क्लैन की प्रोग्रेस ही रोक दी थी और उसका बेटा लिन फेंग तो ट्रैश ही था। लिन बादाओ हंस पड़ा। लिन फेंग और लिन हाई कभी भी कियान और मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, बिल्कुल कभी नहीं। सबने तुरंत हाँ में हाँ मिलाने लगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था इस वक्त एक पर्सन वही खड़ा था। वो बिल्कुल शांत था। उसने गेट के ऊपर लगे बोर्ड को देखा, द लिन क्लैन। लिन फेंग ने धीरे से सर उठाया। सब कुछ बहुत फेमिलियर लग रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कभी उसका घर हुआ करता था। आज एनुअल मीटिंग है। आज लिन फेंग ने मन ही मन सोचा। उसने गहरी सांस ली और सीधे गेट की तरफ चल दिया। उसे लिन क्लैन देखे हुए समय हो चुका था। रुको। दो गार्ड्स ने उसे रोक दिया। तुम कौन हो? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। लिन क्लैन ने दोनों गार्ड्स को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरा नाम लिन फेंग है। लिन फेंग? दोनों गार्ड्स हैरान रह गए। वो सिर्फ आधे साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें लिन फेंग के बारे में नहीं सुना था। क्या ये क्लैन ऐसा कोई मेंबर भी था? मुझे नहीं पता था। दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देख रहे थे और उसके रास्ता रोक रहे थे। ठीक है, तुम लोग मुझे बहुत जल्दी जान जाओगे, लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल एक हवा का झोंका आया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन वो लिन फेंग को मोमेंट तक देख नहीं पाए थे। एक पल में वो गायब हो चुका था, जैसे वो वहाँ कभी था ही नहीं, और सीधे लिन क्लैन के अंदर चला गया था। बातें कर रहे थे हॉल के अंदर, ठीक है, मीटिंग में, कि लिन हाई और उसका बेटा गया। तब बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। हम पावरफुल बनते जा रहे हैं। दोनों की स्ट्रेंथ लगभग एल्डर्स के बराबर हो चुकी है। लिन बादाओ के बेटे की हो रही है बात, ठीक है। एक एल्डर मुस्कुराते हुए बोले। उसकी आवाज़ में एक पर्सन सुन रहा था, ठीक है, और उन लोगों ने लिन फेंग को भी शामिल था। लोगों में शामिल लिन फेंग भी था, ठीक है। जो बातें कर रहे थे वो शांत कदमों से लिन क्लैन के अंदर चल रहा था, ठीक है। लिन फेंग ने कभी नहीं सोचा था कि इतने समय बीतने के बाद भी लिन बादाओ को खुश करने के लिए उसके पिता की बुराई करेंगे लोग। वो हल्का सा मुस्कुराया। देखो इस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, अब हल्का सा बैकग्राउंड वॉइस आया तो इग्नोर कर देना, ठीक है। उसने सर उठाकर खड़े एल्डर को देखा और मॉकिंग टोन में बोला, ओह ऐसा है क्या? उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन उस पर्सन ने साफ सुन लिया था। सब लोग एकदम चुप हो गए। फिर सबने मुड़कर पीछे देखा। एक पर्सन खड़ा था। वो चेहरा बहुत फेमिलियर लग रहा था, क्योंकि सबने उसे ट्रैश कहते थे, लेकिन उसने पिछले एनुअल मीटिंग में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी। उसके बाद यंग सिटी कंपटीशन में भी सबको शॉक कर दिया था। सबने देखा था कि वो कितना पावरफुल था, लेकिन फिर भी क्लैन से निकाल दिया गया था। उस वक्त लिन क्लैन ने लिन फेंग के बजाय लिन कियान को चूज किया था। सबको लगता था कि लिन कियान का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट था। एक दिन वो क्लैन को ऊपर ले जाएगी और लिन क्लैन का हेड बनेगी। वो है लिन फेंग। लिन फेंग वापस आ गया। सब लोग यही बातें कर रहे थे, सब शॉक में थे, उसे देख रहे थे। लिन फेंग ने पहले से अलग लग रहा था, ठीक है, और भी ज़्यादा हैंडसम और भी ज़्यादा मैच्योर। लिन फेंग वापस आ चुका था, ठीक है। लिन बादाओ जब उसे निकाल देगा था, लेकिन फिर भी आ गया था। स्टेज पर खड़ी लिन क्लैन का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसकी बॉडी कांप चुकी थी। लिन फेंग सच में लिन फेंग था। जब से इंपीरियल सिटी की खबरें उस तक पहुंची थी, तब से वो डर रही थी। उसने कई बार सोचा था, क्या वो टेरिफाइंग यंग मैन को कभी लिन फेंग वापस लौटेगा। उसके दिल में दुआ कर रही थी कि वो वापस ना आया। अगर लिन फेंग लौट आया तो शायद वो अपनी और लिन हाई की इंसल्ट का हिसाब मांगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? नाइन्थ एल्डर ने गुस्से में पूछा, ठीक है। उसकी आंखों में हॉस्टिलिटी थी। लिन फेंग, तुम्हारे पिता ने ग्रेट एल्डर के खिलाफ रेबिलियन की थे, क्लैन मेंबर को मारा था, उन्होंने कई क्राइम्स किए थे। तुम खुद भी वैसे ही हो। एल्डर ने रिस्पेक्ट नहीं करते थे, ठीक है, एल्डर की रिस्पेक्ट नहीं करते, एरोगेंट हो, ठीक है। और तुमने पिछले साल नालन फेंग को असैसिनेट करने की भी कोशिश की थी। खुशकिस्मती से वह बच गई थी और आज तुम दोबारा योंगजी सिटी लौट आए हो। लिन फेंग उसकी बात शांति से सुन रहा था। फिर उसने पूछा, बकवास खत्म हो गई? पूरा क्राउड शांत हो गया। लिन फेंग नाइन्थ एल्डर की बात आंखें ठंडी हो गई थी। बकवास? उसने गुस्से से पूछा, कुछ देर पहले तुम मुझे ट्रैश कह रहे थे। लिन फेंग ने शांति से कहा, आज एनुअल मीटिंग है, क्या तुम अपने बेटे को मेरे सामने फाइट करने के लिए भेजने की हिम्मत करते हो? नाइन्थ एल्डर का बेटा लगभग लिन फेंग की ही उम्र का था। नाइन्थ एल्डर चुप हो गया। उसकी आंखों में और ज़्यादा
ठंडापन आ गया था, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो गए हो, लिन फेंग ने मॉकिंग टोन में कहा। लिन फेंग धीरे धीरे स्टेज की तरफ चलने लगा। जूनियर्स उसके रास्ते से हटने लगे जैसे कोई किंग गुजर रहा हो। कुछ ही पल में वो फाइटिंग स्टेज के ऊपर पहुंच गया। उसने आसपास मौजूद सब लोगों को देखा, फिर नाइन्थ एल्डर की तरफ देखकर कहा, अब क्या हुआ, क्यों नहीं बोलते। लिन दाओ ठंडी हंसी के साथ बोला, लिन फेंग, हम लगभग भूल गए थे कि तुम भी लिन क्लैन के जूनियर थे। कभी पिछली बार हमने तुम्हें मारा नहीं था, हमने तुम पर दया की थी, लेकिन अब तुम उस एहसान को ग्रेटफुल होने के बजाय आप नहीं मारा, इसके बजाय दया की, मतलब ग्रेटफुल नहीं होती। लिन फेंग ने कहा, दया की थी। लिन फेंग हो गया, हैरान हो गया, कब, लिन बादाओ ने उस पर दया की थी। जब उसे क्लैन से निकाल दिया गया था, तब उसे मारने की कोशिश की गई थी। लिन फेंग हंस पड़ा, जब मैं आया तो मैंने लोगों को लिन बादाओ की बूट्स लीक करते हुए देखा, मतलब चाटते हुए देखा, ठीक है। इम्पेशेंट ब्रैट, नाइन्थ एल्डर ने गुस्से में चिल्लाया, कोड की एटमोस्फेयर से निकल के, शायद मैं इम्प्यूडेंट हो, लिन फेंग ने कंधे उचकाते हुए कहा। अभी तुम कह रहे थे कि लिन कियान और लिन फेंग मतलब लिन होंग क्लैन के ग्रेटेस्ट जीनियस है। सही, बिल्कुल सही, एल्डर ने कहा, वो हमारे क्लैन के जीनियस। लिन फेंग मुस्कुराया, और मैं ट्रेस हूँ, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है, नाइट एल्डर ने कहा। अच्छा, लिन फेंग ने कहा, तो मैं ये ट्रेस आज दोनों को चैलेंज करता हूँ, लिन होंग और लिन कियान, और जो भी स्टेज पर आना चाहे आ सकता है। अगर मैं हार गया तो मुझे मार देना। पूरा एरिया सन्नत रह गया। अगर हार गया तो मर जाएगा। कितनी एरोगेंस बात है, कितना कॉन्फिडेंस है। सब लोग चुप थे। लिन कियान और लिन होंग को अलावा कोई भी लिन फेंग का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन सब इंपीरियल सिटी की कहानियां सुन चुके थे। लिन फेंग से लड़ना मतलब मौत की इन्वाइट करना था। क्या हुआ, लिन फेंग ने कहा, मैं लिन फेंग मरना चाहता हूँ, कोई मुझे मार दो। मुझे कोई जवाब नहीं आया। जूनियर्स लिन कियान और लिन होंग को देखने लगे। सभी सिर्फ वही दो लोग थे जो ऐसा कुछ कर सकते थे, ठीक है, दोनों कुछ कर सकते, लेकिन दोनों चुप थे। मैं तुमसे उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आओ और मुझे मार दो। लेकिन कोई नहीं आ रहा था। कितनी बकवास है तुम्हारी सेमलेसनेस की मैं तारीफ करता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोग इतने बेशरम कब से हो गए हो। अगर किसी को समझ आ गया था, हर किसी को समझ आ गया था, लिन फेंग गोपली पूरे क्लैन का मजाक उड़ा रहा था। सबके चेहरे लाल हो चुके थे। जो लड़के क्लैन से निकाल दिया गया था, आज वही फाइटिंग स्टेज पर खड़ा था और सबको चैलेंज कर रहा था, लेकिन कोई सामने नहीं आया, लिन कियान तक नहीं। नाइन्थ एल्डर फिर चीखा, लिन फेंग, लेकिन लिन फेंग उससे भी ज्यादा लाउड में बोला, अभी तुम कह रहे थे कि मैं ट्रैश हूँ और वो सब जीनियस है, तो फिर क्या हुआ, मैं यही हूँ, आज सामना करूँ। लिन फेंग ने नाइन्थ एल्डर को भी चैलेंज कर दिया था, जैसे उसे अच्छी तरह से सच में देते विश्व। लिन फेंग नाइन्थ एल्डर से लिन कियान और लिन हाउ की तरफ देख, नाइन्थ एल्डर ने देखा, ठीक है। फिर उसने कोड स्माइल से के साथ कहा, लिन फेंग, लिन कियान और लिन होंग हमारे क्लैन की जीनियसेस है। तुम्हारे जैसे ट्रैश से लड़ने के लिए उन्हें इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये कहकर वो ऊपर जंप कर गया, सीधे लिन फेंग के सामने खड़ा था। क्या मूवमेंट टेक्निक है, कितनी ब्यूटीफुल है। सभी लोग तारीफ कर रहे थे, ठीक है। सब नाइन्थ एल्डर की स्ट्रेंथ की तारीफ कर रहे थे। उसी वक्त उसकी मुट्ठी पर एक टेरिफाइंग की जमा होने लगी, आइस की। एक पल में उसने पंच लॉन्च कर दिया। फ्रीजिंग एनर्जी लिन फेंग की तरफ बढ़ी, जैसे लिन फेंग को फ्रीज कर देगी। लिन फेंग शांत खड़ा रहा। उसकी नजर नाइन्थ एल्डर पर टिकी हुई थी। नाइन्थ एल्डर के चेहरे को रुअल स्माइल से भरा हुआ था। मर जा, वो दहाड़ा। लेकिन उसी पर लिन फेंग ने बस हाथ लाया और वो उसके साथ दर्जन लाइट चमकी। सब कुछ एक पल में हुआ था। अगले सेकंड ब्लड हवा में बिखर गया। नाइन्थ एल्डर के पास सीखने तक का वक्त नहीं था। उसने सिर्फ एक हल्की सी कर्राह निकाली और वो मरा हुआ था, जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा का एक्सप्रेशन जम चुका था। पूरा अरीना जम गया। सबके दिल पागलों की तरह धड़कने लगे। नाइन्थ एल्डर मर चुका था एक ही अटैक में। लिन फेंग ने उसे साउट करने का भी मौका नहीं दिया था, वन शॉट किल कर दिया था। तब लिन फेंग ने जमीन पर पड़ी लाश को देखा और बिल्कुल इंडिफरेंट टोन में कहा, ट्रैश। फिर वो आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक टेरिफाइंग स्माइल थी। उसने फिर पूरे क्राउड को देखा और जोर से बोला, मैं लिन फेंग, मैं मरना चाहता हूँ। क्या कोई मुझे मार सकता है? उसके सामने, ठीक है, मैं लिन फेंग ट्रैश निकल गया हूँ कह रहा था, ठीक है। लेकिन लिन फेंग मजाक उड़ा रहा था। पहले यंगजी सिटी के कंपटीशन में भी उसने ऐसे ही बात कही थी। उस वक्त पागलपन लगती थी, लेकिन आज सबको पता था कि लिन कियान से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लिन कियान उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी और इन दिनों में बाले लिन कियान 4th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। लिन फेंग पहले 5th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका था। नाइन्थ एल्डर को एक ही अटैक में मार दिया था। साथ नाइन्थ एल्डर 5th लेवल पर था, ठीक है। आखिर वो कितना पावरफुल हो चुका था? क्या लिन कियान उस मॉन्स्टर को मुकाबला कर सकती है? सभी लोग यही सोच रहे थे। क्यों कोई सच बोल क्यों नहीं रहा? लिन फेंग ने कहा। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। पूरी भीड़ बिल्कुल चुप थी। लिन फेंग फिर मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मेरे आने से पहले तुम लोग लिन कियान और लिन बादाओ की चापलूसी कर रहे थे। क्या तुम सब मेरे और मेरे फादर की बुराई नहीं कर रहे थे ताकि उनकी नज़रों में अच्छा बन सकूँ? अब तुम्हारी सामने खड़ा हूँ, अब मजाक उड़ाकर दिखा, गूंगे हो बन चुके हो। अगर मैं ट्रैश हूँ तो तुम सब लोग क्या हो? बेशरम निचले
बेकार कल्टिवेटर्स उसकी आवाज़ सन्नाटे को चीर रहे थे। सबके चेहरे लाल हो चुके थे, उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया था। और तुम और तुम्हारा फादर एक जैसे हो, दोनों ट्रेटर हो। एक एल्डर की इज्जत नहीं करो तो तुम दोनों जानवर हो। अचानक से गुस्से भरी आवाज़ आई। ये लिन फेंग के थर्ड अंकल लिन हावरान की आवाज़ थी, ठीक है। जब उसने लिन फेंग को देखा और उसे अपने बेटे का याद आ गया था जिसे लिन फेंग ने ट्रिगर कर दिया था। उसकी जेलसी तुरंत हेट्रेट में बदल गई। लिन फेंग कुछ पल के लिए स्टन रह गया। उसकी आंखों में ठंडी तीखी चमक थी। ट्रेटर, उसके फादर और वो एक जानवर थी। इंसान इतना बेशरम भी हो सकता था, ये देखकर वो हैरान रह गया था। हैरानी की बात होती थी, ठीक है। लिन फेंग ने ठंडी आवाज़ में कहा, पहले मेरे फादर और मैंने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन क्लैन हेड की पोजीशन के लिए तुमने इंसल्ट किया, मेरे फादर को धमकी दी और तुम घटिया तरीकों से उनकी जगह लेना चाहते थे। क्या तुमने कभी सोचा था कि वो तुम्हारा भाई था? उसके बाद मौका मिलते ही रिस्पेक्टेबल एल्डर ने मेरे फादर को अटैक करके इंजर्ड कर दिया, फिर तुमने हमें क्लैन से बाहर निकाल दिया। वाकई बेशरम हो तुम। जंगलू सिटी के एनुअल कंपटीशन में जब मेरा टैलेंट सामने आया तब तुम डर गए, मेरे टैलेंट से डर गए। इसीलिए तुम मुझे मारना चाहते थे। तब तुमने हमारे ब्लड रिलेशन याद नहीं आया था तुम्हें? तुम मुझे ट्रेटर कह रहे हो अब? किस हक से अटैक किया और दूसरों को ट्रेटर बोलते हो? खुद अटैक किया क्लैन हेड पर, ट्रेटर कहते हो दूसरों को। तुमने मेरे फादर की जगह किसी और को चुन लिया। मत लिन फेंग, तुम जैसे घटिया लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम्हें सिर्फ बेइज्जती मिल सकती है तुमसे। मैं वापस आया हूँ लिन हौरान। अगर तुमने मेरे फादर को दोबारा इंसल्ट किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही उसने ये बोला, हवा में की फैल गई। उस वक्त लिन फेंग की स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड की तरह लग रहा था, ठीक है। बेहद शार्प, ड्रेजलिंग, बहुत ब्रूटल और अग्रेसिव। लिन फेंग ने सबके सामने उसके थर्ड अंकल को मार देने की धमकी दी थी। ये लिन हावरान की बेइज्जती थी बहुत बड़ी। वो ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारे फादर जानवर है और जानवर बेटा ही होता है। तुम बस एक जानवर हो, गंदे जानवर हो। वो कैसे एक लड़के की धमकी से डर सकता था? बूम के साथ जैसे ही ये शब्द बोलेगा, लिन फेंग के कानों में पड़े एक इनविंसिबल प्रेशर फैल गया। लिन फेंग घूम गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद एक स्वॉर्ड बन गया हो। एक बेहद शार्प स्वॉर्ड, भयानक और निकल पड़ी। सब शौक थे। सबने लिन फेंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इनविंसिबल एनर्जी भीड़ को घेर चुकी थी, सबकी नजरें में उस पर टिक चुकी थी। वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। लिन हावरान का दिल जोरों से धड़क रहा था। सिर्फ वही समझ सकता था कि उसकी बॉडी को दबाने वाली स्वॉर्ड एनर्जी कितनी तीखी और पेनफुल थी। उसका चेहरा बदल गया, दिल घबराहट से भर गया। वो पैनिक में लिन फेंग को देख रहा था। कितना पावरफुल स्वॉर्ड की है लिन फेंग, आखिर कितना पावरफुल हो गया था। लिन हावरान पूरी तरह से टेरिफाइड हो चुका था। उसने अपने शब्दों पर पछतावा कर रहा था, ठीक है। मर जाओ, लिन फेंग ने कहा। लिन फेंग हवा में उछल गया। ऐसा लग रहा था जैसे हो जाएगा स्वॉर्ड के निकले। और अगर सब लोग इतने शौक में ना होते तो उसे ही भूल गए, ठीक है। उसे रोकना ही भूल गए, शौक में थे इतने सारे लोग, ठीक है। एक डजलिंग लाइट निकली और फैल गई हवा। वहां कोई भी स्वॉर्ड नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ स्वॉर्ड एनर्जी चमक रही थी। लिन हावरान ने होपलेस नेस वाली स्माइल की। उसके चेहरे पर निराशा छा चुकी थी। फिर उसने दोनों भावों को भी एक छेद अपीयर हो गया, एक स्ट्राइक में, और उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी सिर्फ एक स्ट्राइक में। लिन फेंग वापस फाइटिंग स्टेज पर पहुंच गया और उसके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन स्वॉर्ड की अभी भी हवा में मौजूद थी। उसकी स्वॉर्ड कहाँ थी? इतने बड़े जीनियस प्लान से निकाल दिया गया था और आज वो अपनी डिग्निटी और वापस लेने आया था। तुमने अपने थर्ड अंकल को मार दिया। लिन बादा गुस्से में दहाड़ा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर चुके थे। थर्ड अंकल? लिन फेंग हंस पड़ा। लिन बादा, तुम और लिन हावरान कब मेरे अंकल की तरह बिहेव किया हो? लिन बादा चुप हो गया। सच में दोनों ने मिलकर लिन फेंग के फादर के खिलाफ साजिश की थी। लिन फेंग कभी उनके लिए भतीजा था ही नहीं। तुमने कभी मुझे अपना भतीजा माना ही नहीं। तुम हमेशा से मुझे ट्रैश समझकर इंसल्ट करते रहे। तुमने मुझे क्लैन से निकाला, मुझे मारने की कोशिश की। मैं ये याद रखूंगा। लिन बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत रिडिकुलस लग रहे हो? आज के बाद जो भी मेरे फादर को इंसल्ट करेगा वो मरेगा। लिन फेंग ने ये शब्द बोले, ठीक है। उसके शब्दों में स्वॉर्ड की भरी हुई थी। लिन फेंग के कई लोगों को अब पछतावा हो रहा था। लिन क्लैन के लोगों को। अगर लिन क्लैन में लिन फेंग होता तो उसके प्रेस्टीज लिन कियान से भी कई गुना ज्यादा होती, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। एटमोस्फेयर मौत जैसे खामोश था। लिन फेंग हंसने लगा। अब लिन क्लैन में कायरता का माहौल फैल चुका था। यहाँ सिर्फ छोटे लोग बचे हुए थे जो लिन वादाओं की चापलूसी करते रहते थे। किसी में कैरेक्टर नहीं था, इसलिए लिन क्लैन का कोई फ्यूचर नहीं था। यह वाकई दुखद और रिडिकुलस था। लिन वादाओ, ये सब तुम्हारे क्लैन हेड बनने का रिजल्ट है। सब लोग शौक में पड़ गए क्योंकि लिन फेंग जो कह रहा था वो सच था। वो फाइटिंग स्टेज पर अकेला खड़ा था और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर लिन हाई यहाँ होते तो सबके लिए इंस्पिरेशन होते। लिन वादाओ जैसा नहीं था वो। लिन क्लैन
के लोगों को अपमान महसूस हुआ। लिन बताओ, पहले तुमने मेरे फादर को खिलाफ साजिश की और हमें निकाल दिया, और आज तुम यहाँ अपनी डिग्निटी और हॉनर वापस लेने आए हो। मैं लिन बताओ, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी में बस एक बार असली मर्द की तरह बिहेव कर सकते हो? फाइटिंग स्टेज पर आओ और मेरा सामना करो। लिन फेंग ने सीधे लिन बादाओ को चैलेंज कर दिया था। लिन बादाओ की आंखों में अनसेंटेड थे, ठीक है। जब उसे लिन क्लास से निकाला गया था, जिसे वो आज चैलेंज करने आया था, आखिर लिन फेंग कितना पावरफुल हो गया था। सबकी नज़र लिन बादाओ पर टिक चुकी थी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने लिन कियान की चीख निकली, लेकिन उसे लिन कियान की चीख निकली, फादर उससे मत लड़िए। सब लोग स्टन रह गए। उन्होंने लिन कियान को देखा। वो लगातार सर हिलाकर अपने फादर को रोक रही थी। लिन कियान खुद अपने फादर को लिन फेंग से लड़ने से रोक रही थी। जब लिन फेंग आया था तब लिन कियान को चैलेंज किया था, लेकिन उसने सोचा नहीं था, ठीक है। लिन कियान ने लड़ने का सोचा तक नहीं था। क्या उसने लिन फेंग की असली पावर का उसे पता था? क्या वो जानती थी कि लिन फेंग इतने दिनों तक कहाँ था? इतने पावरफुल हो चुका था वो ट्रेटर। अचानक एक आवाज़ गूंजी थी, एक सिलाउट मतलब ट्रेटर की आवाज़ गूंजी थी, और एक अपीयर हुए पर्सन, ठीक है, वो कोई और नहीं, रिस्पेक्टेबल एल्डर लिन रियू था, ठीक है। वही जिसने लिन हाई को इंजर्ड कर दिया था, और अब वो दोबारा सामने आ गया था। रिस्पेक्टेबल एल्डर लिन क्लैन के सब मेंबर्स हल्का सा झुक गए। लिन रियू आसमान से नीचे उतरते हुए ठंडी आवाज में बोला, ट्रेटर का बेटा वापस आ गया है, सब लोग मिलकर इसे मार दो। जो भी ट्रेटर हमारे टेरिटरी में घुसने की कोशिश करेगा उसे मरना चाहिए। सब लोग शौक में पड़ गए। सबको मिलकर एक साथ लिन बादाओ ने तुरंत सर हिला दिया। लिन क्लैन के मेंबर, ऑर्डर सुनो, लिन फैंग को मार दो। यह सुनकर कई लोग मजबूरी में फाइटिंग स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। लिन फैंग ने भीड़ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक डेमोनिक स्माइल आ गई थी। सब मिलकर पूरा क्लैन उसके खिलाफ वो अनफेयर फाइट चलते थे, तो वो अनफेयर फाइट चाहते थे, मतलब ऐसा था, ठीक है। लिन क्लैन नालन क्लैन में लिन फेंग ने खुद फाइट नहीं किए थे। उसने सिर्फ अपनी अथॉरिटी से कंट्रोल कर दिया था, शब्दों से, ठीक है। लिन क्लैन में वो अलग वजह से आया था। वो अपनी डिग्निटी और ऑनर वापस लेने आया था, अथॉरिटी से, अपनी पावर से। लेकिन अब पूरा लिन क्लैन उस पर अटैक करना चाहता था। पूरा क्लैन उसके खिलाफ था। लिन फेंग हंस पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से गरजा, ऑर्डर। आर्मी आ रही थी, ठीक है। पूरे बूम बूम करके जमीन तक कांप रहे थे, कोई अटैक करने आ रहा है। सबके लोग कांप उठे, ठीक है, कि आर्मी अटैक करने आ रही है, ऐसा लग रहा था लोगों को। हर एक सेकंड के साथ आवाज़ करीब आती जा रही थी। लोगों के दिल धड़क रहे थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों नहीं लाखों कैवलरी उनकी तरफ फुल स्पीड से दौड़ रही हो, और वो लिन क्लैन डिस्ट्रिक्ट को चारों कोनों से अंदर घुस चुकी थी, ठीक है। रिस्पेक्टेबल एल्डर लोग घबराकर चारों तरफ देखने लगे। सबकी नज़र लिन रियू पर जा टिकी, ठीक है। सब पैनिक में थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई बहुत भारी की नीचे आकर उन पर गिर गई हो। उनका सांस लेने भी मुश्किल हो गया था। एटमॉस्फेयर में भारी की फैल चुके थे। लिन रियू भी बाएं चढ़ाकर खड़ा हो गया था। उसने भी उस चीज को महसूस कर लिया था। उसे समझ आ गया था कि आर्म्ड हॉर्सेस हर डायरेक्शन से लिन क्लैन की तरफ दौड़ रहे थे। आखिर इतनी कैवलरी लिन क्लैन में क्यों आ रहे थे? उधर देखो, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। सबने तुरंत नॉर्थ की तरफ देखा। दूर आसमान के किनारे पर लाल सीट मतलब सिलाउट्स दिखाई देने लगे। कितने डोमिनेटिंग और इम्पोसिव एक्सप्रेशन था। वो पूरी चीज़ी कैवलरी थी, पूरी आर्मी फॉर्मेशन में उनकी तरफ चल रहे थे, ठीक है। लोगों के दिल धड़क रहे थे। लिन क्लैन के लोग डमस्टक रह गए थे। ये कैसे पॉसिबल थे? इतनी पावरफुल आर्मी यहाँ कैसे आ रही थी? क्यों आ रही थी? साउथ में भी है, सब देख रहे थे, ठीक है। सब ने देखा, साउथ में भी था, ईस्ट में भी, हर डायरेक्शन में पूरा लिन क्लैन घेर लिया गया था। जहाँ तक नजर आती सिर्फ और सिर्फ लाल समंदर दिख रहा था। एक मैग्निफिसेंट और टेरिफाइंग सीन। सबके दिल जोरों से कांप रहे थे। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ कैवलरी की आंखें बढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब लोग ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उस सीन को देख रहे थे। कुछ लोगों तो पैनिक के कारण कुछ पल के लिए बेहोश से महसूस कर रहे थे। वो एक आर्मी थी, एक बेहद ही पावरफुल आर्मी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। जैसे उन लाखों सोल्जर्स वहाँ मौजूद थे। हर सोल्जर की नज़र तीखी थी। हर सोल्जर से ब्रूटल की निकल रही थी। यह आर्मी अपनी एनिमी को ब्लड से लाल हुई होगी। जब उन्होंने देखा तब उन्हें ब्रूटल की महसूस होने लगी। उनके दिल धड़क रहे थे। लिन क्लैन की एनुअल मीटिंग के दिन एक रेड आर्मी उन्हें घेर चुकी थी, और ये आर्मी चाहे तो उन्हें पूरी तरह से मिटा सकती थी। ये लोग कौन है? इतनी पावरफुल आर्मी लिन क्लैन में क्यों है? सब हैरान रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो इतनी भयानक पॉसिबिलिटी के बारे में कभी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। भले ही लिन फेंग ने अपनी कुछ देर पहले ऑर्डर चिल्लाया था, लेकिन सब उस बात को भूल चुके थे। उनकी अटेंशन पूरी तरह से आर्मी पर थी। आर्मी ने पूरे एरिया को घेर लिया था। कुछ घोड़े आगे बढ़े। लोग लग रहा था जैसे आर्मी के हाई रैंक ऑफिसर्स आ रहे हैं। लिन क्लैन के मेंबर्स तुरंत रास्ते से हट गए, और उनका रास्ता कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। वो फाइटिंग स्टेज के पास आकर रुक गए। लेकिन अजीब बात यह थी, सब के सब लिन फेंग के सामने तुरंत खड़े होकर मुंह करके। लिन फेंग ने हल्का सा अपना हाथ उठाया, और वो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो बेवकूफ़
करना चाहता है क्या। भीड़ के लोग यही बातें कर रहे थे, लिन फेंग को गालियां दे रहे थे। इतनी डेंजरस आर्मी के सामने वो स्टेज से नहीं उतरा था, बस सब यही दुआ कर रहे थे कि उसकी वजह से लिन क्लैन पर मुसीबत ना आ जाए। उस वक्त कैवलरी फाइटिंग स्टेज के किनारे पर रुक गए। उन्होंने भीड़ की तरफ नजर डाली, बस एक नजर, सबके दिल कांप उठे, उनके चेहरे डर से भर गए। ये सब बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर्स थे। आर्मी के सबसे वीकेस्ट सोल्जर भी कियान के साथ लिन क्लैन के एल्डर के बराबर था, ठीक है, लिन क्लैन के एल्डर के बराबर। और भी जो लीडर्स थे वो सब उससे भी ज़्यादा पावरफुल थे। लिन रिव्यू खुद पावरफुल था, लेकिन इस आर्मी में कम से कम 3 लोग ऐसे थे जो उसके बराबर हो सकते थे, और एक ऐसा भी था जो शायद अकेला लिन रिव्यू को भी मार सकता था। सीजी सोल्जर की पावरफुल की हवा में फैली हुई थी। ये लोग बैटल में पैदा हुए वॉरियर्स थे, उन्होंने काउंटलेस बैटल देखे थे। ये बैटल गॉड्स थे, ऑर्डिनरी आर्मीज नहीं थे। लिन रिव्यू ने गहरी सांस ली और रिस्पेक्ट टोन में बोला, अगर आप सब आज मेरे लिन क्लैन में आए हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ क्या आए हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी हो सके मदद करे। उस वक्त लिन रिव्यू ने डिप्लोमेसी का रास्ता चुना था। अगर उसने उन्हें नाराज कर दिया तो पूरा क्लैन खत्म हो सकता था, इसलिए वो बहुत ही हम्बल बन चुका था, ठीक है। वो इतने रिस्पेक्ट से झुक रहा था जैसे सब कुछ देर पहले लिन क्लैन के लोग उसके सामने झुके थे। पावरफुल आर्मी के सामने वो बिल्कुल इंसान लग रहा था, नॉर्मल इंसान, लेकिन किसी सोल्जर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नज़र लिन क्लैन पर ठीक है, एक साथ गरज गए, ऑफिसर्स कहाँ हैं। भीड़ में फिर स्टन रह गया, ठीक है, सब पागलों की तरह इधर उधर देखने लगे। कौन था ऑफिसर? क्या कोई और भी ज़्यादा पावरफुल इंसान आने वाला था? फिर हल्की सी आवाज़ हवा में फैल उठी, हज़ारों सोल्जर झुक गए, ठीक है ऑफिसर। अचानक हज़ारों सोल्जर एक साथ निकली गरज में पूरा एटमॉस्फेयर को गूंज उठी, सब सैल्यूट कर रहे थे। सीन बिल्कुल शॉकिंग था। जो एम्पायर में लोग सिर्फ इंपीरियल फैमिली के सामने घुटने पर बैठते थे, बाकी सबके लिए सिर्फ वो करना ज़रूरी था, लेकिन ये सोल्जर घुटनों पर बैठ कर सैल्यूट कर रहे थे। ये उनके डिवोशन और रिस्पेक्ट का नाम था, ठीक है। उन्होंने अपनी मर्जी से अपने ऑफिसर को समर्पित कर दिया था अपनी पूरी जिंदगी को। पूरी आर्मी एक ही डायरेक्शन में घुटनों पर थे, फाइटिंग स्टेज की तरफ। हज़ारों आर्मी सीजी सोल्जर्स घुटनों पर थे, सबकी नज़र सिर्फ एक ही जगह थी। लोग इधर उधर ऑफिसर को ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई बैटल कमांडर नजर नहीं आया था। आखिर में सबने उस डायरेक्शन में देखा जहाँ सोल्जर्स देख रहे थे फाइटिंग स्टेज। सबकी आंखें फट गई। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। सबकी नज़र स्टेज पर खड़े उस यंग मैन पर जा चुकी थी। भले उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था, लेकिन कोई सच में उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि हल्की सी हवा चल रही थी, लिन फेंग का रोब लहरा रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और बोला, सब लोग खड़े हो जाओ। रॉजर, ऑफिसर कहा, ठीक है। ऑफिसर ने कहा। हज़ारों सोल्जर एक साथ गरजे, फिर परफेक्ट तरीके से खड़े होगा सब लोग, ठीक है। भीड़ को लगा जैसे उनके सीने में खंजर घोल दिया गया है। उनके बॉडी कहाँ पर थी? लिन फेंग ऑफिसर था, सच में लिन फेंग था। सब लोग डम्पस्टप हो गए थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसके सामने वो लोग इतना घुटनों पर टिक चुकी थी पूरी आर्मी, वो फाइटिंग स्टेज पर खड़ा अकेला इंसान लिन फेंग था। वही लिन फेंग जिसे वो कभी ट्रैश कहते लिन क्लैन से निकाल देगा था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लियो के गले से एक बड़ी दबी हुई कर्राह निकली। उसका ब्लड उबलने लगा था, लगभग उसके मुंह से ब्लड निकल ही जाता। वो आंखें फाड़ कर लिन फेंग को देख रहा था। ऑफिसर, ये कैसे पॉसिबल था? लिन रियू के मन ही मन में तूफान मच गया था, मन में, ठीक है। लिन बादाओ की हालत भी अलग नहीं थी। ऑफिसर लिन फेंग निकला, तब सबको समझ आया क्या हो रहा था और क्या होने वाला था। लिन फेंग अपनी डिग्निटी और हॉनर वापस लेने आया था, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। कफ के साथ लिन बादाओ अचानक ब्लड खांसने लगा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखों में सिर्फ डिसअपियरेंस थी, सब खत्म हो गया था। लिन क्लैन का अंत आ चुका था। सब लोग क्या इंतजार कर रहे हो? आओ अब मुझे मार दो, लिन फेंग ने आवाज़ में कहा, ठीक है, मतलब कहा कि आओ मुझे मार दो। लिन क्लैन के लोगों के नम काँप उठे, मतलब वो काँप उठे। क्या उनमें हिम्मत थी? इतने पावरफुल आर्मी के सामने कुछ लिन क्लैन को मिटा सकती थी कुछ सेकंड्स में, मेंबर का स्लॉटर कर सके, उनके मेंबर का स्लॉटर कर सके। अब भी क्या वो सब मिलकर लिन फेंग पर अटैक करने की हिम्मत करते हैं? रिस्पेक्टेबल एल्डर, आप तो बहुत मेजेस्टिक है। कुछ देर पहले आपने ये सबको ऑर्डर दिया था कि मिलकर मुझ पर अटैक करे, अब आप खुद वही खड़े होकर कुछ क्यों नहीं कर रहे? क्या मतलब समझा सकते हैं? इसका क्या मतलब समझा? लिन फेंग ने चेहरे पर मजाक था। लिन रिव्यू का चेहरा सख्त हो गया था, उसके होठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। इस वक्त सबकी नजर लिन फेंग के होठों पर के हाथों में थी। रिस्पेक्टेबल एल्डर, आप बहुत पावरफुल है। आपने मेरे फादर पर पीछे से अटैक करके उन्हें एक स्ट्राइक में इंजर्ड कर दिया था। आपने मेरे फादर और मुझे क्लैन से निकाल दिया था। कितने डोमिनेटिंग और इम्पोजिंग थे आप। आज मैं आपको एक और मौका देता हूँ। सबने फिर से अपनी इनविंसिबल पावर दिखाई है। आज आप फिर से अपनी इनविंसिबल पावर दिखाइए। लिन रिव्यू चुप रहा, ठीक है। लिन फेंग की आंखों में ठंडी चमक आ गई थी। उसने कभी नहीं भुलाया था, ठीक है। उसके फादर लिन हाई पर इतना पावरफुल था कि कोई उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर में लिन रिव्यू को खुद सामने आना पड़ा था। उसने लिन हाई को इंजर्ड कर दिया था। लिन फेंग
फिर फादर और सन को निकाल दिया गया था। लिन फेंग ये सब कैसे भूल सकता था, अपने फादर और मुझे क्लैन से निकाल दिया था आपने। मतलब ये शब्द सुनते ही भीड़ के लोगों के चेहरे बदल गए। सच में जिस ऑफिसर का कंट्रोल में इतनी टेरिफाइंग आर्मी थी वो कभी इस क्लैन के मेंबर था, लेकिन उसे निकाल दिया गया था। और आज लिन फेंग खुद भी अनइमेजिनेबल लेवल तक पावरफुल हो चुका था। उसने 9th एल्डर को मार दिया था, लिन हाओरान को भी, और अब वो इजी आर्मी का ऑफिसर बन चुका था, हजारों नहीं लाखों सोल्जर्स का। अगर लिन फेंग चाहता तो पूरी योंगजी सिटी को मिटा सकता था और ऐसे जीनियस को क्लैन से निकाल दिया गया था। क्या मजाक बात हो रही थी, लेकिन ये कड़वी सच्चाई थी। कई क्लैन मेंबर्स के दिल दुख से भर गए थे। ऐसे जीनियस 1000 सालों में एक बार पैदा होता था, उन्होंने खुद इसे निकाल दिया था। उनके दिल में क्लैन के लिए हेट्रेड पैदा कर दी थी लिन फेंग के दिल में। और अगर लिन फेंग क्लैन में होता तो हमारा क्लैन कितना प्रेस्टिजियस होता। कई लोग यही सोच रहे थे। लिन फेंग ने की करेंट पावर से योंगजू सिटी कंट्रोल में आ चुकी थी लिन फेंग के, ठीक है। ऐसा था, अगर वो क्लैन में होता तो पूरी योंगजू सिटी क्लैन की होती। उनका सपना था कि नालन क्लैन को पीछे छोड़कर नंबर 1 क्लैन बने, और उस सपने का बोझ लिन क्लैन पर डाल दिया गया था। लेकिन हकीकत यह थी कि लिन फेंग के साथ वो पूरी सिटी का रूलर बन सकते थे। एक गलत फैसला और सब कुछ बर्बाद हो गया। लिन रियू लिन फेंग को देख रहा था, लेकिन अभी भी चुप था। उसने खुद लिन फेंग को क्लैन से निकाला था। वो अंधा था क्या? जब आप बोल ही नहीं रहे तो मैं ही आपकी मदद कर देता हूँ। मैं आपको 2 चॉइसेस देता हूँ। पहली चॉइस, सब मिलकर फाइटिंग स्टेज पर आओ और रिजल्ट देखो। दूसरी चॉइस, आप और मैं फाइट करते हैं। अगर आप जीत गए तो मैं तुरंत आर्मी को लिन क्लैन से वापस बुला लूंगा। लिन फेंग की बात सुनकर भीड़ शॉक में पड़ गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो ग्रेट एल्डर को ऐसा मौका देगा। लिन फेंग अगर ग्रेट एल्डर जीत गया तो पूरी आर्मी चली जाती, और ग्रेट एल्डर लिन फेंग का रिस्पेक्टेबल एल्डर था। लिन क्लैन का वो जुआन की लेयर में एंटर करने से सिर्फ एक कदम दूर था। उसका हर अटैक बहुत ही पावरफुल होता था, और लिन फेंग वो अभी कितना भी उम्र का था, चाहे जीनियस ही क्यों ना हो, कैसे ग्रेट एल्डर का मुकाबला कर सकता था। कई क्लैन मेंबर्स के मन में एक ही विचार था, लिन फेंग यंग है और बहुत ही प्राउड। उसके पास पूरी आर्मी है, इसलिए कॉन्फिडेंट था। उनकी नज़र में लिन फेंग बस एक जीनियस था, लेकिन ग्रेट एल्डर को हरा नहीं सकता था। लिन रियू लगभग 80 साल जी चुका था। क्या एक लड़का उसे हरा सकता था? लिन फेंग क्या मजाक कर रहे हो? ग्रेट एल्डर ने अभी जवाब भी नहीं दिया था कि लिन बादाओ बोल पड़ा। वो आर्मी से इतना डरा हुआ था कि फाइट करने की सोच नहीं रहा था। सिर्फ एक ही इच्छा थी, लिन फेंग आर्मी को वापस ले जा। लिन फेंग धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर फिर वही मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। सॉरी लिन बादाओ, मेरी कंडीशन में एक और डिटेल है। चाहे मैं जीतूँ या ग्रेट एल्डर, तुम आज यही मरोगे। लिन फेंग की आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी। लिन बादाओ का दिन बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसके बॉडी से कोल्ड की निकलने लगे। कोई भी जीते उसकी मौत तय थी। ऑफकोर्स मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। अगर तुम रिस्पेक्टेबल एल्डर को मार दो तो मैं हमारे बीच जो भी पुरानी बातें थी भूल जाऊंगा। लिन फेंग हंस पड़ा। लिन बादाओ शॉक में पड़ गया तो उसने तुरंत ग्रेट एल्डर की तरफ देखा। इम्पॉसिबल, मैं लिन बादाओ ऐसा इंसान नहीं हूँ। ग्रेट एल्डर मेरे एल्डर हैं, मैं उन पर अटैक कैसे कर सकता हूँ? उसकी आवाज़ मोरलिटी और राइटनेस से भरी हुई थी। कई क्लैन मेंबर्स सर हिलाकर सहमत होने लगे। विश के साथ अचानक हवा चीरते हुए एक अटैक निकला। लिन बादाओ का हाथ में चमकती हुई डैगर थी, ठीक है, और वो सीधे ग्रेट एल्डर की तरफ दौड़ पड़ा। एक कोल्ड ब्लडेड स्नीक अटैक, सीधा जान लेने के लिए। भीड़ स्टन रह गई थी। अभी कुछ देर पहले वो राइटर्स बन रहा था और अब पीछे से अटैक कर रहा था। उसने अपनी हिपोक्रेसी सबके सामने दिखा दी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ग्रेट एल्डर गरजा। लेकिन जब डैगर उसकी पीठ तक पहुंचने ही वाला था तो उसने अपनी आइस की रिलीज कर दी, ठीक है। एक पल में डैगर जम गया। लिन बादाओ का हाथ बर्फ में जम गया। मर जाओ। ग्रेट एल्डर पूरी एरिया में गूंज उठा उसकी वॉइस, ठीक है। उसके हाथ सीधे लिन बादाओ के सीने पर लगा। तुरंत आइस का लेयर उसके बॉडी में चढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा आइस में सील हो जाएगा। ओल्ड फूल, लिन फेंग ने स्माइल करते हुए के साथ कहा। लिन बादाओ ने अटैक किया था। लिन रुई ने उसी पर काउंटर कर दिया था। वो पहले से तैयार था। स्प्रेस के साथ स्पष्ट था कि वो कब से लिन बादाओ से सावधान था। कल्टीवेशन की दुनिया में भरोसा नहीं करना चाहिए। ग्रेट एल्डर 80 साल का था। क्या वो उसकी बातों पर यकीन करता? लिन बादाओ की, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया और तुम उस पर स्नीक अटैक करते हो। अब तुम्हें मुझे रूड होने को ब्लेम मत करना। उसकी आवाज़ किलिंग इंटेंस से भरी हुई थी। आइस एनर्जी ज़्यादा पावरफुल हो गई। नहीं फादर, लिन रुई, हिम्मत मत करना। तो गुस्से भरी आवाज़ें गूंज उठी। लिन क्यान और उसका भाई आधे कदम आगे आ गए। दोनों लिन रियू की तरफ दौड़ पड़े। दफा हो जाओ, ग्रेट एल्डर ने कहा। आइस हवा में गई और उस वक्त लिन कियान की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। मर जाओ,
ग्रेट एल्डर ने इविल स्माइल के साथ कहा। सारी आइस एनर्जी उसके अटैक में कंडेंस हो गई। लिन बताओ की बॉडी कांप उठी, 2 बार झटका लगा, फिर कंडेंस्ड एनर्जी फिर फट पड़ी और वो जमकर मर गया। लिन बताओ जिसने लिन क्लैन हेड बनने के लिए एक घटिया तरीका अपनाते अपने ही मेंबर्स के हाथों मारा गया था। लिन क्लियान फादर, उसके भाई दोनों चीख उठे, मतलब दोनों बहन भाई चीख उठे, ठीक है। लेकिन लिन रिव्यू के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो धीरे से मुड़कर खड़ा हो गया, बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल निर्दयी। क्या लिन क्लैन वाकई एक फैमिली थी? लोग इतनी आसानी से एक दूसरे को कैसे मार सकते थे? लिन बताओ लिन रिव्यू को मारना चाहता था, लेकिन उसे मार दिया। फाइटिंग स्टेज पर कूद गया ग्रेट एल्डर। उसने लिन फैंग की तरफ देखा। लिन बताओ मर चुका था, मैंने उसे तुम्हारे लिए मारा, लेकिन तुम एक आउटस्टैंडिंग जीनियस हो। मैं मानता हूँ कि मैं अंधा था। आज हम फाइट करते हैं। अगर मैं हार गया तो अपनी मौत एक्सेप्ट कर लूंगा। उसकी बात राइटर्स और डिग्निटी से भरी हुई थी। लिन फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्या ओल्ड फूल था। लिन फेंग दिल में हंस पड़ा। इतनी अच्छी बातें बोलकर वो सिंपैथी लेना चाहता था, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही उसने लिन बताओ को बिना झिझक मार दिया था। फिक्र मत करो, अगर तुम जीते तो मैं आर्मी वापस ले जाऊंगा, अगर तुम हारे तो मौत एक्सेप्ट करोगे, मौत की भीख मांगोगे। लिन फेंग की आवाज़ शांत थी। ठीक है, चलो फाइट शुरू करते हैं, मैं अटैक कर रहा हूँ, सावधान रहना। ग्रेट एल्डर ने सर हिलाकर कर कहा। उसकी आइस स्पिरिट एटमोस्फेयर में फैल गई, हड्डी तक जमा देने वाली ठंड थी। वो एक कदम आगे बढ़ा और आइस की सीधे लिन फेंग की तरफ दौड़ पड़ी। फाइटिंग में इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? उसने अपना दायां हाथ उठाया और आगे कर दिया। हाथ उठाया, एक खतरनाक स्वॉर्ड एनर्जी निकल पड़ी। जब उसने स्वॉर्ड एनर्जी ग्रेट एल्डर तक पहुंची, लिन फेंग ने अपना हाथ नीचे कर दिया और थ्रैश कर दिया, मतलब स्लैश मारा। ठीक है, स्लैश की तरह अपने हाथ को किया। उसी पर ग्रेट एल्डर को एक इल्यूजन महसूस हुआ, जैसे सूरज ढल रहा हो, जैसे एक हीरो जिंदगी के सनसेट तक पहुंच गया हो। स्वॉर्ड ऑफ द सन, सेटिंग सन, ठीक है, मतलब उगता हुआ सूरज। लिन फेंग ने अपना हाथ को भी स्वॉर्ड बना दिया था। इसके साथ हवा में ब्लड फैल गया और अगले ही पल ग्रेट एल्डर का एक हाथ आसमान में उछल गया। ठीक है, एक ही स्ट्राइक, सिर्फ एक स्ट्राइक, और रिस्पेक्टेबल एल्डर के पूरा बाजू हाथ से अलग हो चुका था, शरीर से मतलब अलग हो चुका था। ठीक है, लिन फेंग ने के झटके में हाथ काटा था। पूरी भीड़ स्टंट थी। एक ऐसा स्वॉर्ड जिसने कोई चमक नहीं थी, कोई शान नहीं थी, कितनी टेरिफाइंग थी। वो एक अटैक भी झेल नहीं पाया। लिन रुयू जो कि ग्रेट एल्डर थे, वो 9th क्लियर में थे। उसे एक कदम और चाहिए था, फिर जुआन क्लियर तक पहुंच जाता। लेकिन एक लिन फेंग किस लेवल पर था? लिन फेंग सिर्फ 17 साल का था, बिल्कुल लिन क्लैन के बाकी जूनियर्स की तरह। लेकिन बड़ा डिफरेंस ये था कि लिन क्लैन के यंग मेंबर्स अपने पेरेंट्स और क्लैन पर डिपेंड करते थे, जबकि लिन फेंग खुद पावर हाउस बन चुका था। अब वो एक पूरी आर्मी को कंट्रोल करता था। ये डिफरेंस आसमान और ज़मीन जैसा था। लिन क्लैन के यंग जनरेशन के लिए अब तक उस तक पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। जिसे कभी ट्रैश कहा गया था, आज वो पूरे क्लैन के ऊपर खड़ा था। और अचानक एक रोर गूंजी थी। ग्रेट एल्डर चिल्ला रहा है। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी पूरी सारी चीजें उस टैंक में डाल दी। ठीक है, उसने कुछ ही रिजर्व नहीं रखा था, कुछ भी रिजर्व नहीं रखा था, मैंने पूरी की खर्च कर दी थी। ठीक है, सब कुछ लगा दिया था। लेकिन लिन फेंग पर फिर मूव हुआ। वो हवा में फास्ट था। ठीक है, मतलब एक अटैक करने वाला था, फाइनल ब्लो मारूंगा ऐसा। ठीक है, जैसे ही वो जमीन के साथ मर्ज हो गया हो, लिन फेंग ने अर्थ फ्यूजन यूज किया था। ठीक है, तुरंत बर्फ जमने लगी। लेकिन उसी पर लिन फेंग ने अपना हाथ हिलाया और स्वॉर्ड लाइट हवा में फैल गई। स्लैश के साथ लिन फेंग का हाथ मीटराइट की तरह गिरा। ब्लड हवा में फील फुट पड़ा। अगले ही पल उसका दूसरा हाथ भी जा चुका था, बिल्कुल पहले वाले हाथ की तरह। बिल्कुल कोई भी लिन फेंग ने ग्रेट एल्डर से ज़्यादा पावरफुल था, बहुत ज़्यादा पावरफुल। लिन फेंग उसके पास से निकल गया और एक पल में उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। उसके साथ उसका हाथ सीधा उसके पीठ पर घुस गया। लिन फेंग ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसकी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया था। ऑनरेबल एल्डर, पहले आप बहुत पावरफुल थे, आप सब कुछ कंट्रोल करते थे, जो चाहे कर सकते थे। आपने मेरे फादर को और मुझे क्लैन से निकाल दिया था, नया क्लैन बना चुके थे, मेरे फादर को इंजर्ड किया था, और आज मैं वापस आया हूँ, सब कुछ बदला लूंगा। ठीक है, ऐसा था। ये लिन फेंग की आवाज़ लियू के पीछे से आ रही थी। ये दुनिया सिर्फ ताकत ही कड़वा सस्ते। ठीक है, दुनिया का जो स्ट्रॉन्ग होगा वही सब कुछ होगा। जो पावरफुल था वही रूल्स बना रहा था, वो जानता था। ठीक है, लिन फेंग पावरफुल था, वो रूल बना रहा था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो किसी कल्टिवेटर को क्रिपल करना चाहे तो कुछ भी कर सकता था, अगर किसी को मारना चाहे तो मार सकता था। ग्रेट एल्डर का दिल ब्लड से मतलब खून से रो रहा था। ठीक है, उसके दिल से खून निकल रहा था, उसके अंदर जहर जैसी हेटेड भरी हुई थी, लेकिन उसका मुंह बंद था। वो लिन फेंग से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि लिन फेंग सही था। इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग ही जो चाहे वो करता था। ग्रेट एल्डर जिंदा रहना चाहता था तो उसे चुप रहना था, चाहे वो लिन फेंग से कितनी भी नफरत करता हो। क्रिपल बनना मरने से बेहतर था। तब ग्रेट एल्डर बुढ़ा हो चुका था, वो जिंदा रहना चाहता था। ग्रेट एल्डर, आज मैं तुम पर मर्सी करूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम आधे मरे हुए हो, मैं तुम्हारे हाथ इसलिए काटा क्योंकि तुमने पास्ट में जो किया था उसकी सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। अब
मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अगर किसी दिन तुम इतने पावरफुल बन जाओ कि रिवेंज ले सको तो मेरे पास आ जाना। लिन फेंग की आवाज़ ठंडी थी। उसका स्टेटस या पोजीशन का क्या मतलब नहीं था, का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। उसे सिर्फ स्ट्रेंथ ही मैटर करती थी। ग्रेट एल्डर की बॉडी कांप उठी। वो मुड़ा, एक बार लिन फेंग को देखा, फिर धीरे धीरे चलकर वहां से चला गया, अकेले टूटे हुए, बेइज्जती के साथ। ये उसकी पुरानी गलतियों की कीमत थी। ग्रेट एल्डर के जाने के बाद लिन फेंग की नज़र ग्रेट एल्डर और थर्ड एल्डर पर पड़ी। देखो, ग्रेट एल्डर और हॉनरेबल एल्डर, ठीक है, रिस्पेक्टेबल एल्डर अलग थे, मतलब ग्रेट एल्डर और थर्ड एल्डर पर पड़ी। उसकी आवाज़ फिर गूंजी, ग्रेट एल्डर और थर्ड एल्डर। मैं इतनी देर से मतलब ग्रेट एल्डर बोल रहा था, उसका जो हॉनरेबल एल्डर थे उसके, ठीक है। तुम दोनों अपनी कैलकुलेशन खुद ट्रिपल कर लो। मुझे पर्सनली करने पर मजबूर मत करना, वरना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। 2 हाथ। लिनफेंग बिल्कुल शांत था, लेकिन दोनों एल्डर्स के चेहरे पर सफ़ेद पड़ चुके थे। उन्हें पहले से अंदाजा था लिनफेंग बदला लेने आया था। पास्ट में उन्होंने उसे इंसल्ट किया था, उसे क्लैन से निकालने में मदद की थी। वो लिनबा दाव के चाटते हुए फिर रहे थे, इसलिए लिनफेंग उनकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ग्रेट एल्डर ने दूर जाते हुए बिना हाथों वाले लिन रुयू को देखा, मतलब जो हॉनरेबल एल्डर थे। अचानक वो पागलपन की तरह हंसने लगा। हाँ, अगले बार उसने अपनी कल्टीवेशन पर अटैक कर दिया। उसके मुंह से खून निकला। उसने अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी थी। थर्ड एल्डर कांप रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे उठा, फिर लेकिन वो स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था। थर्ड एल्डर, अगर जिंदगी चाहिए तो अपनी कल्टीवेशन क्रिपल करो, ग्रेट एल्डर चिल्लाया। थर्ड एल्डर और ज्यादा कांप गया। उसने ग्रेट एल्डर को देखा और आखिर में अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करती। लिन क्लैन तबाह हो चुका था। लिन बदाम मर चुका था। लिन हॉरान मर चुका था। नाइन्थ एल्डर मर चुका था। रिस्पेक्टेबल एल्डर के दोनों हाथ जा चुके थे। ग्रेट एल्डर और थर्ड एल्डर क्रिपल हो चुके थे। सिर्फ लिन फेंग के वापस आने से पूरा क्लैन के दिलों में टेरर भर गया था। लिन फेंग फाइटिंग स्टेज पर खड़ा भीड़ को देख रहा था। बाकी लोगों को मैं टच तक नहीं करूंगा, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, बस ठीक से बिहेव करना। ऑफकोर्स अगर रिवेंज लेना है तो मेरे पास आ सकते हो, लेकिन उसे पहले अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच लेना। यह कहकर लिन फेंग मुड़ा। वो फाइटिंग स्टेज से नीचे उतर गया। उसने हाथ उठाया। तुरंत हजारों सोल्जर्स अपने घुटनों पर घोड़ों पर सवार हो गए। एक परफेक्ट इलाइट आर्मी, एक आर्मी, ठीक है, जो लिन फेंग के कंट्रोल में थी, जो हिस्ट्री लिख रही थी। लिन फेंग भी अपने घोड़े पर चढ़ गया। उसकी प्रेजेंस डोमिनेटिंग थी। चलते हैं, उसने शांत आवाज में कहा। लेकिन उसी वक्त रुको रुको रुको, एक आवाज गूंज उठी। लिन फेंग रुक गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस इंतजार करने लगा। लिन फेंग, क्या तुम लिंक क्लैन में वापस आना पसंद करोगे? उस होलप्लेस आवाज में पूरा एरिया को खामोश कर दिया था। सबकी नज़र लिन फेंग पर टिकी थी। सच में क्या लिन फेंग वापस आएगा? अगर वो मान जाता तो क्लैन की प्रेस्टीज आसमान छू लेती। वो पूरे रीजन के सबसे पावरफुल क्लैन में से एक बन जाते हैं। आवाज़ फिर गूंजी, जो लोग पास्ट में तुम्हारे खिलाफ थे, हम सबको क्लैन से निकाल देंगे, लिन कियान को भी। लिन फेंग चुप रहा। पूरा क्राउड चुप था। सब जानते थे अगर लिन फेंग मान जाता तो लिन कियान को भी वैसे ही सेक्रीफाइस कर देते जैसे कभी लिन फेंग को किया गया था। पहले उन्होंने एरोगेंट और प्राउड लिन कियान को चुना था और आज सब कुछ वैसा ही था, ठीक है। लिन कियान ने अपने फादर की लाश को देखा। उसके दिल दुख से भर गया था। कभी वो लिन फेंग का प्राइड, लिन कियान का प्राइड थी। योंगजू सिटी का सबसे उसका रिस्पेक्ट करते थे सब लोग, लेकिन आज उसकी सारी ग्लोरी खत्म हो चुकी थी। लिन फेंग उससे बहुत आगे निकल चुका था। उसे याद आया जब उसने यून हाई सेट गई थी वो, ठीक है, और लिन फेंग को नीचे दिखाया था, लेकिन वो सब पास्ट बन चुका था। आखिर लिन फेंग ने जवाब दिया, जब मुझे क्लैन से निकाला गया था तब किसी ने एक शब्द नहीं बोला था। आज जब तुम देख रहे हो कि मैं पावरफुल बन गया हूँ, मेरा स्टेटस हाई है, इसलिए मुझे वापस लाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कोई वापस नहीं ला सकता। लिन फेंग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था, बस अपने घोड़े पर बैठा और आगे बढ़ा दिया। घोड़ा हवा को चीरते हुए दौड़ पड़ा। उसके पीछे पूरी आर्मी चल रहे थे। धरती कांप रहे थे। लोगों के दिल भी कांप रहे थे। लिन क्लैन के लोग उन जाते ही सिलार्स को देखने लगे। उनके दिल मिक्स्ड इमोशन से भरे हुए थे। लिन फेंग सही था, कुछ चीज़ें कभी वापस नहीं आती। जब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, किसने साथ दिया था? जब उसे क्लैन से निकाल दिया गया था, किसी ने एक शब्द नहीं बोला था, ठीक है। जब लोग उसे मारना चाहते थे, किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की थी, कोई नहीं। और आज जब वो पावरफुल हो गया है, वो उसे आर्मी का ऑफिसर बन गया है, तब उसे वापस बुलाना चाहते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो भी उन्होंने खुद ठुकरा दिया था, जो चीज़ उन्होंने खुद ठुकरा दिया था, अब वो उसे कभी वापस नहीं ला सकते थे। तो इस एपिसोड को यही तक रखते हैं गाइस, ये बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।